अब बात करने वाले हम साइक्लोट्रॉन की। तो सबसे पहले तो बात करें कि साइक्लोट्रॉन का यूज क्या है। तो साइक्लोट्रॉन की सहायता से हम जो पॉजिटिव आयन होते हैं, धन आयन होते हैं, उनको अत्यधिक गति ऊर्जा दे सकते हैं, यानी कि उसको त्वरित कर सकते हैं बहुत अधिक ऊर्जा से। ये इसका मुख्य काम होता है। फिर उनको जहां भी किसी भी रिएक्शन वगैरह में काम में लेना, वहां काम में लिया जाता है। तो इसका सिद्धांत क्या होता होगा, इससे कार्यविधि कैसे होती है, उस बारे में अगर बात करें हम, तो पहले डायग्राम थोड़ा मेंशन कर देता हूं मैं यहां पर। ये इसमें डी शेप के होलो चेंबर होते हैं, कक्ष होते हैं डी शेप वाला, जैसे कि बता रहा है एक डी ये बना हुआ है और दूसरा डी ये बना हुआ है, दोनों क्षैतिज तल में होते हैं। और इन दोनों डी के लंबवत मैग्नेटिक फील्ड आरोपित किया जाता है, ऊर्ध्वाधर, या तो नीचे हो सकता है या ऊपर, जो भी वहां पर रिक्वायरमेंट है, पर वो होता है इन दोनों डी के तल के लंबवत होता है। और इन दोनों डी के अक्रॉस एक प्रत्यावर्ती स्रोत लगा दिया जाता है। हम जानते हैं कि प्रत्यावर्ती स्रोत होता है, उसमें पोलैरिटी बार बार चेंज होती है। तो इन डी के अक्रॉस लगाया ना वो, तो एक बार ये डी पॉजिटिव तो ये नेगेटिव रहेगा, फिर ये पॉजिटिव तो ये नेगेटिव रहेगा डी। तो डी का जो पोलैरिटी चेंज होता रहता है, डी का पोलैरिटी की वजह से दोनों डी के बीच में जो स्मॉल सा गैप है, उसके बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। वहां जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। फिर उससे क्या होता है कि जिस चार्ज को, जिस आयन को हमें एक्सेलरेट करना होता है, उसे यहां पर बीच में सोर्स होता है, इस जगह सोर्स ऑफ आयन, वहां पर उसको प्रोड्यूस किया जाता है। और दोनों डी जो होलो चेंबर होते हैं, होलो कक्ष होते हैं, खोखले कक्ष होते हैं, उनमें आवेश वो आयन चक्कर लगा सकता है। मतलब इधर चक्कर लगा, मतलब यूं चक्कर लगाता जाएगा इसके बीच। चक्कर कैसा लगा पाता है उसी की बात हम समझने वाले, उसी को जानने वाले हैं। तो वास्तव में यहां पर एक बेसिक की जो कंसेप्ट है कि वो चाल कैसे बढ़ती होगी, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड ओनली कण की चाल नहीं बढ़ाता, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड कण पे कार्य करता ही नहीं, आवेशित कण पे कोई कार्य नहीं करता है। तो कार्य कौन करता है? कार्य इलेक्ट्रिक फील्ड करता है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो उस कण को ऊर्जा प्रदान करता है, लेकिन अगर ऊर्जा प्रदान कर देगा तो कण तो भाग जाएगा, तो उस कण को वापस लाने का काम कर रहा मैग्नेटिक फील्ड। तो यहां पर दोनों का अपना अपना रोल है। तो जो दोनों जो डी हैं वो डी का तल क्षैतिज तल है, और उन दोनों डी के तल के लंबवत मैग्नेटिक फील्ड आरोपित किया गया है। तो जैसे उन दोनों डी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं, तो सपोज ये किसी क्षण पर ये उच्च विभव पर है और ये निम्न विभव पर है, तो ऐसा होने की वजह से उच्च विभव से निम्न विभव की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों डी के बीच में स्थापित हो जाता है। सपोज जो पॉजिटिव आवेश वहां पर है, पॉजिटिव आयन है, धनायन है, तो उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा आरोपित होने की वजह से उसको एक बल लगा, बल लगने से उस पर त्वरण आया, वेग में परिवर्तन, जीरो से उसको चाल मिली। अब किसी चाल से मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्रवेश किया, क्योंकि डी के अंदर ऊर्ध्वाधर मैग्नेटिक फील्ड है, कण की चाल क्षैतिज है, तो वी परपेंडिकुलर बी वाला कंसेप्ट होने की वजह से कण वृत्तीय चाप पर चलना शुरू करेगा। तो इस डी के अंदर वो कण अर्धवृत्त बनाता हुआ, जैसे डी से बाहर निकलने लगेगा, प्रत्यावर्ती स्रोत डी के क्रॉस लगा हुआ है, तो डी का पोलैरिटी बदल गया है। इस तरह सेटिंग होता है कि डी का पोलैरिटी, अब ये हाई पोटेंशियल हो गया है, तो अब जैसे ही हाई पोटेंशियल हुआ है, दोनों डी के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा ऐसे हो गई है। अब दोनों बी के बीच में जब इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा इस तरह से हो गई है, तो हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा ये है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, उस आवेश पॉजिटिव फिर से इसे बल लगाएगा, फिर से त्वरित करेगा, फिर से उसकी चाल को बढ़ाएगा। बढ़ी हुई चाल से अब कण इसमें जाएगा अगले डी में। तो जैसे ही चाल बढ़ते हम जानते हैं आर इक्वल टू होता है mv/qb। तो चाल बढ़ने से पथ की त्रिज्या भी बढ़ जाएगी। इस बार बड़ी त्रिज्या से सेमी सर्कल पूरा किया, जितनी देर में सेमी सर्कल पूरा हुआ, फिर से डी की पोलैरिटी रिवर्स हो गई। जैसे डी की पोलैरिटी चेंज हुई, ये हाई पोटेंशियल बन गया, ये लो पोटेंशियल बन गया, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन दोनों डी के बीच में ऐसे हो गया। तो जैसे आवेश बाहर निकलता है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा आरोपित होने की वजह से बल की दिशा ये होगी, फिर से कण की चाल बढ़ेगी और फिर वो अर्धवृत्त बनाएगा बड़ी त्रिज्या के, पहले से भी और बड़ी त्रिज्या के पथ पे। तो इस प्रकार से कण की को जैसे ही वो दोनों एक डी से दूसरे डी में प्रवेश करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड उस पर कार्य करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड उसको ऊर्जा प्रदान करता है, जो थी उससे और ज्यादा उसमें ऊर्जा हो जाती है, और कण लगातार बड़ी से बड़ी त्रिज्या के पथ में चलता हुआ अंत में अधिकतम त्रिज्या के पथ से वो फिर उस साइक्लोट्रॉन से जब उसको बाहर निकलना तो बाहर निकल जाता है। तो जब वो कण साइक्लोट्रॉन से बाहर निकलता है, तो उस टाइम पर उसमें गति ऊर्जा का मान अधिकतम होता है, उसे मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी हम कहते हैं। तो यहां पर उसी को डायग्राम के फॉर्म में मेंशन किया गया है, और जो उसका सिद्धांत था कि जब एक आवेशित कण या आयन को उच्च आवृत्ति के विद्युत क्षेत्र एवं प्रबल चुंबकीय क्षेत्र से बार बार गुजरा जाता है, कि क्या देख रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड उसको घुमा फिरा वापस यहाँ ले आया, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड काम किया तो कण सीधा नहीं भाग गया, फिर मैग्नेटिक फील्ड ने उसको सेमी सर्कल पे घुमाया, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड ने काम किया, उस पर वर्क किया, फिर मैग्नेटिक फील्ड ने घुमा दिया। तो बार बार इस प्रकार से उसको हर बार इलेक्ट्रिक फील्ड उस पर काम कर पा रहा है, उसको ऊर्जा दे पा रहा है और चाल उसकी बढ़ती जा रही है, तो अधिकतम गति ऊर्जा वो प्राप्त कर पा रहा है। तो ये सब डी के अंदर गति हो रही है। m आवेश का कण चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत डी के अंदर गतिमान होता है, उससे सारा फंक्शन ये होता है। अब इसमें कण द्वारा अनुरेखित वृत्तीय पथ की त्रिज्या के बारे में बात करें तो हमने कहा ना
कि मैग्नेटिक फील्ड तो ऊर्ध्वाधर होता है, वो नीचे की ओर चाहे ऊपर की ओर जो भी हो, तो मैग्नेटिक फील्ड ऊर्ध्वाधर है और कण की चाल क्षैतिज है। हम जानते हैं जब भी ऐसा होता है, कण वृत्तीय चाप पर जब चलता है तो उसकी त्रिज्या का फॉर्मूला हम जानते हैं R=mv/qb होता है। तो इस तरह से उसकी त्रिज्या की बात की जा सकती है। अब एक बात और हमने की कि प्रत्यावर्ती स्रोत जो लगा रखा है उसकी फ्रीक्वेंसी, हमने कहा कि जैसे वो अर्धवृत्त पूरा करता है उसी टाइम पर फिर उसकी पोलैरिटी बदल जाती है और फिर अर्धवृत्त पूरा करता है फिर पोलैरिटी बदल जाती है। इट मींस जैसे अर्धवृत्त पूरा होता है तो अर्धवृत्त पूरा होने का जो टाइम है उसे अगर हम t/2 कहें तो t/2 समय में वो आवर्ती चेंज, मतलब उसकी जो पोलैरिटी बदल रही है। यानी कि इस तरह का मैचिंग, इस तरह का सेटिंग, उन दोनों के बीच में दो चीजें हैं, एक तो प्रत्यावर्ती स्रोत जो हमने बाहर से लगा रखा है और एक कण जो मैग्नेटिक फील्ड में चक्कर लगा रहा है। तो दोनों का टाइमिंग, मतलब जितनी देर में वो चक्कर पूरा कर उतनी देर में उसकी आवृत्ति, मतलब उसका जो पोलैरिटी रिवर्स हो रही है। इट मींस उसके चक्कर लगाने की आवृत्ति का मान प्रत्यावर्ती स्रोत की आवृत्ति के बराबर होना चाहिए, तभी तो जाकर रेजोनेंस कंडीशन रहेगी, यानी कि सेम टाइम पे चलता रहेगा। ऐसा पता लगे ऐसा अगर हो रहा हो कि कण को जाना ऐसे है सेमी सर्कल पूरा करके और पोलैरिटी रिवर्स ही नहीं हो पाई, वो ऐसे ही बल लगाया जा रहा है अभी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की विपरीत दिशा में, तो कैसे हो पाएगा? मतलब जिस टाइम पर कण ऐसे हुआ जैसे कि इधर दिखे जा रहा है उसी टाइम पर उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी बल लगा दे, तो मतलब हर बार ऐसे चलता रहेगा तो बार बार उसको ऊर्जा मिलती रहेगी। तो इस प्रकार से दो अलग अलग सिस्टम है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स लग रहा और एक चक्कर लगाने वाला मैग्नेटिक फील्ड की वजह से पार्टिकल चक्कर लगा, दोनों का मैचिंग हो रहा फ्रीक्वेंसी का, इसलिए रेजोनेंस कंडीशन आई हुई है जिससे वो स्पीड बढ़ती जाती है और फाइनली मैक्सिमम स्पीड से वो कण बाहर निकलता है। तो यहां पर उसी बात को कह सकते हैं कि प्रत्यावर्ती विद्युत क्षेत्र का अगर आवर्तकाल t है तो d की ध्रुवता t/t समय में बदल जाती है और अतः आवेश त्वरित होगा यदि कि जो t/2 है उसका मान t मतलब πm/qb के बराबर, यानी कि प्रत्यावर्ती जो साइकिल है उसका आवर्तकाल का अगर आधा करूं मैं तो अर्धवृत्त पूरा करने के टाइम के बराबर, क्योंकि ये अर्धवृत्त पूरा करने का टाइम है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कण द्वारा। मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कण इतना टाइम में अर्धवृत्त पूरा कर लेगा, तो इसी टाइम में जो प्रत्यावर्ती धारा स्रोत का आधा टाइम होना चाहिए, एक चक्कर के आधा का टाइम ये होना चाहिए, तो बराबर होना चाहिए। तो इस तरह से टी की बात कर सकते हैं कि प्रत्यावर्ती जो स्रोत लगा रखा, विद्युत क्षेत्र लगा रखा, उसका आवर्तकाल इतना होना चाहिए और ये आवर्तकाल किसके बराबर है? 2πm/qb, यानी कि ये कौन सा है? मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जब आवेशित कण चक्कर लगाता है वृत्तीय पथ में तो उसका आवर्तकाल के बराबर है। आवृत्ति की बात करना चाहें, प्रत्यावर्ती क्षेत्र की आवृत्ति F=1/t, यानी कि ये वही आवृत्ति है मैग्नेटिक फील्ड वाली आवृत्ति। तो प्रत्यावर्ती स्रोत की आवृत्ति, ये आवृत्ति दोनों बराबर हैं, इसीलिए तो रेजोनेंस कंडीशन है। अगर ये बराबर नहीं होंगी तो फिर रेजोनेंस कंडीशन नहीं है, कण त्वरित नहीं हो पाएगा। कण द्वारा अधिकतम गति ऊर्जा की बात आती है, तो जब कण, हमने कहा ना, चक्कर लगाता जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कोई कण जब चक्कर लगाता है तो उसकी गति ऊर्जा को कैसे लिखते हैं हम? Q²B²R²/2m, मतलब Q²2m कहा था हमने। तो यहां पर R की जो बात करेंगे ना हम, क्योंकि R तो लगातार बदल रहा है, ना आवेश बदल रहा है, ना मैग्नेटिक फील्ड बदल रहा है, न कण का द्रव्यमान बदल रहा है, वही मान के चल रहे हैं हम Q²B²R²/2m। तो R है जो लगातार बदल रहा है, तो R जब अधिकतम होगा ना तब कण की गति ऊर्जा भी अधिकतम होगी। Q²B²R मैक्सिमम स्क्वायर/2m से कण की अधिकतम गति ऊर्जा का पता लगता है। ये तो मैग्नेटिक फील्ड के पदों में हमने लिखा है, लेकिन अगर इस ऊर्जा को लिखना चाहूं मैं, क्योंकि हमें पता है कि आखिरी ऊर्जा मिल कहां से रही है, ऊर्जा तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से मिल रही है, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया उससे ऊर्जा मिल रही है, वो कार्य कर रहा है। तो एक बार में जब इलेक्ट्रिक फील्ड उस पर कार्य कर रहा था, दोनों डी के बीच में गैप था ना, तो एक डी से दूसरे डी में जब कण जा रहा है तो पोटेंशियल डिफरेंस वी अप्लाई कर रखा है, विभवांतर वी आरोपित कर रखा है, तो आवेश का मान अगर Q है, विभवांतर वी है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ने जो कण पर कार्य किया है वो हो गया Q × V के बराबर। तो एक चक्कर में दो बार होगा ना, जैसे माना कि यहां दोनों डी रखे हुए हैं, कण यहां गया फिर इधर आया वापस यहां आया, तो दोनों डी के बीच में दो बार एंटर किया एक साइकिल पूरा करने में, वो दोनों डी के बीच में गैप में दो बार गया वो, तो एक चक्र में कार्य हो जाएगा। एक चक्र में मिलने वाली जो गति ऊर्जा वो 2qv के बराबर। कोई कहे वो कण n चक्कर लगा के बाहर निकला है, तो n चक्कर लगाकर कण बाहर निकला है, तो हम कह सकते हैं कि n चक्र के बाद जब अधिकतम गति से बाहर निकलेगा तो 2nqv के बराबर उसकी अधिकतम गति ऊर्जा हो जाएगी, ऐसा कह सकते हैं। n पूर्ण चक्र के दौरान आवेश द्वारा अर्जित अधिकतम ऊर्जा 2nqv के बराबर, क्योंकि अगर n हटा दूं मैं इसमें थोड़ी देर के लिए तो 2qv तो एक चक्र में है, तो n चक्र में 2nqv हो जाएगा। तो इस ऊर्जा का वैल्यू अधिकतम गति ऊर्जा जो थी उसके बराबर ही होगा। v जहां पर विभवांतर है, प्रत्यावर्ती स्रोत द्वारा जो लगाया जाता है। क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं ना, इससे पहले जो था उसके बेस पे पूछे जाते हैं, ये पूछ ले, ये एक बार नीट एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि कण चक्कर लगा रहा है
आवर्ती F है, द्रव्यमान M है और इलेक्ट्रॉन बोला था उसका आवेश E है, तो बताओ मैग्नेटिक फील्ड वहां पर क्या? तो मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं इससे हम इजीली। मैग्नेटिक फील्ड पूछा गया हमसे, तो 2 पाई mf अपॉन E इक्वल टू बी। फिर उसी क्वेश्चन में एक और पूछा है कि अगर आवृत्ति F है, कण साइक्लोट्रॉन के अंदर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है, कोई भी कण चक्कर लगा रहा है, आवेश चक्कर लगा रहा है, तो उसका आवेश E है, द्रव्यमान M है, तो गति ऊर्जा बताओ उसकी। तो गति ऊर्जा पूछा गया, जबकि मतलब B नहीं दिया ना हमें, F दिया आवृत्ति, तो B का मान यहां से निकाल के इसमें रख देंगे, फिर सॉल्व कर लेंगे, तो वो गति ऊर्जा के। तो ये ऐसा क्वेश्चन आपको मॉड्यूल में मिल जाएगा। साइक्लोट्रॉन के लिए क्वेश्चन दिया हुआ है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, तो ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं। तो कभी कभी आवृत्ति पूछ लेता है, कण चक्कर लगा रहा है, उसकी आवृत्ति क्या होगी, प्रत्यावर्त स्रोत की आवृत्ति क्या होगी, QB/2 पे आवृत्ति ज्ञात को, सारे डाटा दिए जाएंगे, आवर्तकाल पूछे ये ज्ञात कर सकते हैं आप। तो इन पर बेस्ड क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं, इनका भी पूछा है तो हम बना सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, और अगर इसका भी हमें सॉल्व करना हो ये भी सॉल्व कर सकते हैं। अभी नहीं पूछा गया इस पर बेस्ड क्वेश्चन, पर मीनिंग यही रहेगा कि ये ऊर्जा जो Q का B स्क्वायर 2m वाली ऊर्जा उसके बराबर होगी, V जहां पर विभवांतर है जो D के अक्रॉस अप्लाई किया गया है। अब इसमें एक बात आती है, कुछ लिमिटेशन की बात आती है साइक्लोट्रॉन के अंदर। हमने कहा कि पॉजिटिव आयन के लिए काम में लेते हैं, पॉजिटिव आयनों को इससे त्वरित करते हैं, धन आयनों को त्वरित करते हैं इससे। तो सवाल पूछा जाता है, एग्जाम में भी आया हुआ है, एम्स में भी आ चुका है क्वेश्चन कि क्या इलेक्ट्रॉन को त्वरित कर सकते हैं? ऑप्शन दे दिए तो किस किस को हम त्वरित नहीं कर पाएंगे, तो एक ऑप्शन था उसमें इलेक्ट्रॉन, उसको त्वरित नहीं कर पाते हैं। तो यही बात समझते हैं कि इलेक्ट्रॉन को हम साइक्लोट्रॉन से त्वरित क्यों नहीं कर सकते, क्या खास वजह है। तो सबसे पहली बात हमने कहा था कि जो अनुनाद कंडीशन आनी चाहिए, रेजोनेंस कंडीशन आनी चाहिए, मतलब कि प्रत्यावर्ती धारा स्रोत, प्रत्यावर्ती जो स्रोत लगा रखा है, वोल्टेज विभवांतर आरोपित कर रखा दोनों डी के क्रॉस, उसकी आवृत्ति और कण द्वारा मैग्नेटिक फील्ड में चक्कर लगाने की जो आवृत्ति है QB/2 वो सेम होना चाहिए, वो मैचिंग होना चाहिए, तब जाके कण लगातार त्वरित होता जाता है। तो अब ऐसा क्या हो, जैसे कि फॉर्मूला था F इक्वल टू QB/2 पाई m था ना, QB/2 पाई m। तो अब इलेक्ट्रॉन की बात करना चाहते हैं, तो इलेक्ट्रॉन की जब बात करना चाहते हैं तो जैसे कि सपोज कंसेप्चुअली कोई प्रॉब्लम नहीं है, थ्योरेटिकल कोई दिक्कत नहीं है। कैसे थ्योरेटिकल दिक्कत, मतलब जो इसका बेसिक प्रिंसिपल उसमें दिक्कत नहीं आ रही। क्यों? क्योंकि प्रिंसिपल तो ये कर रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड तो चक्कर लगवाएगा पार्टिकल को और इलेक्ट्रिक फील्ड ऊर्जा देगा, तो इतना काम तो हो सकता है इसमें। लेकिन जब वो चलना शुरू होगा कण, वो इलेक्ट्रॉन गतिमान होगा, उसकी चाल बढ़ेगी, तब कुछ और प्रभाव भी वहां पर आ जाएगा। कैसे? आइंस्टीन की थ्योरी के अनुसार आप जानते हैं कि m बराबर होता है m0√1 - v²/c², ये होता है आइंस्टीन की थ्योरी के अनुसार। ये कंसेप्ट आप जानते हैं, m बराबर m0√1 - v²/c², यानी कि c तो प्रकाश की चाल है, v कण की चाल है, तो कण का द्रव्यमान बदलता है, और वो प्रभाव प्रेक्षित तब होता है जब स्पीड काफी हाई हो और वस्तु का द्रव्यमान कम हो, तो वो ऑब्जर्व होता है। जैसे ये v यहां पर जब बढ़ाया जाएगा ना, तो सॉल्व करने से पता लग रहा है कि जब v बढ़ाते हैं तो द्रव्यमान m भी बढ़ जाएगा। ये m0 तो रेस्ट मास, जब कण विराम, माना एक इलेक्ट्रॉन है विराम अवस्था में, तब द्रव्यमान उसका m0 है। तो जब उसको किसी चाल से हाई स्पीड से जब मूव कराएंगे, तो जब चाल बढ़ेगी, v बढ़ेगा तो m बढ़ जाता है, चेक करने से पता लग रहा है। तो m बढ़ेगा, इट मीन्स मास बढ़ेगा, तो मास बढ़ेगा तो फ्रीक्वेंसी घट जाएगी। आप इसमें चाहे तो चेक कर सकते हैं, m बढ़ेगा तो ये वाला v बढ़ने से कैसे बढ़ रहा है कि ये बढ़ेगा ना, तो ये पूरा पार्ट बढ़ेगा, और ये बढ़ेगा तो 1 में से माइनस होने वाला पार्ट पूरा ये रिजल्ट घटेगा, और ये पूरा घटेगा तो m बढ़ेगा। इसलिए कह सकते हैं v बढ़ेगा तो m बढ़ेगा, द्रव्यमान बढ़ता है। तो अब ये जो प्रभाव है ना बढ़ने का, तो हम ये बात कर रहे हैं कि एक तो चाल काफी ज्यादा हो और वस्तु का खुद का द्रव्यमान, कण का खुद का द्रव्यमान काफी कम हो, तो ये प्रभाव इजीली प्रेक्षित होता है। जैसे एक तो मैं हूं, मेरा द्रव्यमान काफी ज्यादा है एक इलेक्ट्रॉन की तुलना में, तो मैं हाई स्पीड से मूव करूं तो मेरे द्रव्यमान में सपोज चेंज आएगा, गणना किया, पता लगा कि द्रव्यमान में चेंज आ गया, 10 के घात -20 kg मेरा द्रव्यमान बढ़ गया। तो 10 के घात -20 kg मेरा द्रव्यमान बढ़ गया, बल्कि कह दो कि मेरा द्रव्यमान 10 के घात -5 kg बढ़ गया, तभी मीनिंगलेस हो जाएगा, कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला। मेरे द्रव्यमान की तुलना में 10 के घात -5 kg कुछ भी मायने नहीं रखता है, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ा। जहां भी कुछ मेरा यूज हो रहा है या जहां भी मूव करता हूं, कोई भी काम है, तो कोई फर्क नहीं पड़ना उस चीज का, कोई डिफरेंस नहीं आएगा। ये तो बात हुई एक बिग साइज की बोर्ड। लेकिन अब एक इलेक्ट्रॉन के हिसाब से बात, उसका खुद का द्रव्यमान काफी कम है, 10⁻31 kg इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, लेकिन अब उसको हाई स्पीड से गतिमान कराएं, पता लगा उसका द्रव्यमान में 10⁻20 kg का जो है वो चेंज आ गया, बढ़ गया। तो 10⁻20 के बढ़ गया, इलेक्ट्रॉन की मास तुलना में काफी ज्यादा बढ़ गया है। तो इतना ज्यादा बढ़ गया कि जहां पर भी उसका फॉर्मूले में इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान पहले काम आ रहा था, अब उसकी तुलना में
पहले जो आवर्ती रब आवृत्ति में काफी चेंज आ जाएगा। तो इस तरह से बात सही है कि इलेक्ट्रॉन का खुद का द्रव्यमान काफी, प्रोटॉन का द्रव्यमान से भी काफी कम होता है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान काफी कम होने की वजह से जैसे जैसे कण की साइक्लोट्रॉन के अंदर उसके इलेक्ट्रॉन की चाल बढ़ने लगेगी, चाल बढ़ने की वजह से उसके द्रव्यमान में परिवर्तन आने से इस फ्रीक्वेंसी में जो अंतर आएगा वो प्रेक्षित होगा इजीली। और जब ये फ्रीक्वेंसी, कण के चक्कर लगाने की फ्रीक्वेंसी बदल जाएगी तो सोर्स जो लगा रखा हो तो फिक्स्ड आवृत्ति का लगाते हैं एक बार हम, उसको जब गतिमान हो गया तब थोड़ी बदलते हैं, एक बार लगा दिया रिक्वायरमेंट के हिसाब से, तो जो लगाया गया है उससे मैच नहीं हो पाएगा, मिसमैच हो जाएगा। तो मिसमैच होने की वजह से फिर वो कण त्वरित नहीं हो पाए। मतलब मिसमैच क्यों? कि जैसे हमने कहा ना कि जब कण ये अर्धवृत्त पूरा करे तभी पोलैरिटी रिवर्स हो, फिर अर्धवृत्त पूरा करे फिर पोलैरिटी ऐसी सोर्स की रिवर्स हो जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं पाएगा क्योंकि आवृत्ति अलग अलग होगी। कि पता लगे कि कण ने चक्कर जो आधा चक्कर पूरा कर लिया, पोलैरिटी रिवर्स ही नहीं हुई, या कण आधा चक्कर से भी और आगे निकल गया तब जाके पोलैरिटी रिवर्स हुई है, तो कोई बेनिफिट मिलेगा नहीं, तो कण त्वरित नहीं हो पाएगा। तो इस तरह से फ्रीक्वेंसी मिसमैच हो जाएगी, प्रत्यावर्ती स्रोत की फ्रीक्वेंसी और जो कण के चक्कर लगा रहा है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर वो फ्रीक्वेंसी मिसमैच होने की वजह से कण त्वरित नहीं हो पाता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन को साइक्लोट्रॉन में काम में नहीं लिया जाता है। इसे साइक्लोट्रॉन की लिमिटेशन भी कह सकते हैं। बाकी अब कोई दूसरा क्वेश्चन किसी के मन में आता है, सर ठीक है आपने इलेक्ट्रॉन के लिए बोल दिया, लेकिन सर हम लैंग्वेज में तो यूं बोलते हैं कि जो साइक्लोट्रॉन होता है उसको धनायनों को त्वरित करने में काम में लेते हैं, क्या कोई ऋणायनों को त्वरित करने में भी काम में ले सकते हैं कि इसको? ऐसा सवाल के स्टूडेंट के मन में आता है। तो ऋणायनों को भी जहां तक बात आती है तो ऋणायनों के लिए भी बात नहीं करते हम कि उसको लिए काम में लेते हैं। तो धनायनों की क्यों बोलते, ऋणायनों में क्या दिक्कत है? तो सीधी सी बात, ऋणायन जो बनाए जाते हैं ना उनमें इलेक्ट्रॉनों को ऐड करके बनाते हैं, इलेक्ट्रॉन जोड़ते हैं उनमें, तब जाके वो ऋणायन बनते हैं एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन जोड़ने से। तो अब ऐसे द्रव्यमान वाले दिक्कत उसमें नहीं आएगी। और क्या दिक्कत आ सकती है फिर? जब वो कण त्वरित, क्योंकि त्वरित होने में कंसेप्चुअली प्रॉब्लम नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पर रहेगा, मैग्नेटिक फील्ड रहेगा, अपना अपना काम करेंगे, तो उसकी चाल को बढ़ाना शुरू तो कर देंगे, वो चाल बढ़ना शुरू होगी, बढ़ती जाएगी। तो जब कण हाई स्पीड पे चलने लगेगा तो ऐसी दिक्कत ना आ जाए कि जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन था वो बाहर, क्योंकि हमने पहले से इलेक्ट्रॉन ऐड करके बनाया है, बाहर से इलेक्ट्रॉन दिया तो उस पर तो पहले से अंदर के इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन फोर्स ऑलरेडी लग रहा है, और हम जब उसको हाई स्पीड पे मूव कराएंगे, उच्च गति से जब उसको गतिमान कराएंगे, तो बाहर की ओर इलेक्ट्रॉन पे बल लगने से कहीं इलेक्ट्रॉन वो बाहर निकल के ना भाग जाए। तो उन सिचुएशन से, उन संभावनाओं से बचने के लिए पहले से ही इलेक्ट्रॉन जिसका निकला हुआ है, ऐसे एटम यानी कि जो पॉजिटिव आयन है, उन पॉजिटिव आयन को ही इसमें काम में लेते हैं। तो पॉजिटिव आयन को यहां पर काम में लेते हैं। तो ये सीधी सी बात थी किसके लिए? साइक्लोट्रॉन के लिए। नेक्स्ट अब बात करते हैं हम चुंबकत्व में कूलाम का नियम, केवल लंबी चुंबकों के लिए कैसे जरा समझा जाए। कूलाम का नियम की बात आ रही है, जब कूलाम का नियम की बात हम करते हैं तो कूलाम का नियम इलेक्ट्रोस्टैटिक में काम में लेते ही अच्छे ढंग से। और इलेक्ट्रोस्टैटिक में जब काम में लेते हैं तो क्या कहते हैं, तो जैसे एक आवेश दूसरा आवेश, एक Q1 आवेश दूसरा Q2 आवेश, और इनके बीच की दूरी का मान r है। दोनों आवेश हैं, अकेले अकेले आवेश है, दोनों बिंदु आवेश हैं, विलगित आवेश है, इसे कह दिया जाए। तो इनके बीच में जब कूलाम का नियम लिखा जाता है हम कह देते हैं कि F बराबर K M1 M2 अपॉन K Q1 Q2 अपॉन r², ये कूलाम का नियम हो जाता है इलेक्ट्रिक फोर्स। तो अब इसी तरह से यहां पर मैग्नेटिक के अंदर भी लिखना चाहें तो दो आवेश के तुल्य तो यहां पर ध्रुव सामर्थ्य होता है। जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर आवेश होता है Q, वैसे यहां पर मैग्नेटिक के अंदर ध्रुव सामर्थ्य, जैसे कि फर्स्ट लेक्चर में भी हमने बात की थी शुरुआत में ही कि ध्रुव सामर्थ्य के तुल्य आवेश के तुल्य यहां पर ध्रुव सामर्थ्य होता है। तो यहां अगर मैं लिखना चाहता हूं तो मैं इस आवेश को हटा दूंगा और आवेश की जगह मुझे क्या लिखना पड़ेगा, यहां पर ध्रुव सामर्थ्य। सब एक ध्रुव सामर्थ्य M1 है, एक ध्रुव सामर्थ्य M2 है। तो इनके बीच चुंबकीय बल अगर मैं लिखना चाहूं तो लिख दूंगा चुंबकीय बल बराबर K M1 M2 अपॉन r², ये लिख दिया जाएगा F मैग्नेटिक फोर्स K M1 M2 अपॉन r², जहां पर K का वैल्यू ये। लेकिन जैसे मैंने लिखा कि देखा देख लिख तो दिया मैंने, लेकिन ये M1 M2 होता भी या नहीं होता है ऐसा अलग अलग, तो हमें पता है कि चुंबकत्व में एकल ध्रुव का अस्तित्व होता ही नहीं है, अकेला ध्रुव होता ही नहीं। चुंबक में तो द्विध्रुव के रूप में मिलेगा, अगर मिलेगा हमें ध्रुव तो एकल ध्रुव नहीं होता है चुंबकत्व में। तो फिर ये तो इमेजनरी कंडीशन है, काल्पनिक अवस्था आ गई। सही बात है, काल्पनिक अवस्था आ गई। तो क्यों ना हम वास्तविकता की ओर बढ़े, तो क्यों ना किसी चुंबक का जिक्र किया जाए। लेकिन चुंबक का जिक्र करें तो हम तो करें कि दो ध्रुवों के लिए लागू होगा, दो अलग अलग ध्रुव, उनके बीच अन्योन्य क्रिया को ही बताएगा ये कूलाम का नियम। तो फिर चुंबक भी लेना चाहते हैं तो यूं करें कि एक चुंबक मैंने इधर ले लिया और इस चुंबक की लंबाई को मैंने कह दिया कि अनंत लंबाई का, क्योंकि दोनों ध्रुव अकेले अकेले होंगे ना तभी उनके बीच में अन्योन्य क्रिया होगी। तो उन दोनों ध्रुवों के अकेले होने के लिए हम कह सकते हैं कि दूसरा जो ध्रुव है वो कहीं दूर अनंत पे मान लिया जाए,
ऐसे दूसरा ध्रुव इसका कहीं अनंत पे मान लिया जाए तो कह सकते हैं कि अनंत लंबाई के चुंबक जब कंसिडर करेंगे तो दोनों ध्रुवों को अकेला अकेलापन फील हो जाएगा आराम से, ये भी अकेला है ये भी अकेला है, फिर इनके बीच अन्य क्रिया कूलाम के नियम की तरह हम लिख सकते हैं, यानी कि वही बात कि K(m1m2/r²), m1m2 यहाँ पर ध्रुव सामर्थ्य है। लेकिन जैसे इसे लिख दिया कि दो अनंत लंबाई के चुंबकों के लिए इसको लिख रहे हैं हम M1 M2 के बीच बल को, वापस काल्पनिक अवस्था आ गई, तो वापस काल्पनिक कंडीशन आ गई कि अनंत लंबाई की चुंबक तो कोई होती ही नहीं है। क्या कभी वास्तविकता वाली बात नहीं कर पाएंगे हम? चलो वास्तविकता की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि रिक्वायरमेंट क्या थी? रिक्वायरमेंट ये थी कि दोनों ध्रुव अकेले अकेले होना चाहिए, उनकी अन्योन्य क्रिया को कूलाम के नियम से लिख पाएंगे। तो फिर क्यों ना अनंत लंबाई की जगह हम यूं सोचें कि हम तो लंबी चुंबक शब्द इस्तेमाल करेंगे कि दो लंबी चुंबक ले ली जाए, इधर भी चुंबक लंबी, तो इसका जो दूसरा ध्रुव है M1 वाला, इसका दूसरा ध्रुव जो M2 वाला है, एक प्लस एक माइनस वाला, एक प्लस एक माइनस वाला, ये लंबी चुंबक हो, थोड़ा दूर है, ये कहां है? थोड़े और यहाँ डायग्राम के हिसाब से इसको थोड़ा और आगे बढ़ा दे हम थोड़ा, तो सफिशिएंट लंबी चुंबक है, तो ये अपना आप अकेलापन फील करेगा, ऐसा कह सकते हैं, अकेला जैसा रहेगा ये अकेला, दूसरा कहीं दूर है तो इफेक्ट, इसका इफेक्ट उस पर नेग्लिजिबल हो जाएगा, ऐसा कह सकते हैं। तो हालांकि एग्जैक्ट जीरो तो नहीं होगा पर लगभग अप्रोक्सीमेट हम कह सकते हैं, तो यहां कह सकते हैं कि ये अप्रोक्सीमेट में फिर लिख दिया जाएगा F मैग्नेटिक इक्वल टू K(m1m2/r²), किसके लिए? लंबी चुंबकों के लिए। तो लंबी चुंबकों के लिए लगभग हम कूलाम का नियम जो लिखेंगे तो अप्रोक्सीमेट बल की सूचना देगा K(m1m2/r²) के द्वारा, तो इसलिए अप्रोक्सीमेट वाला साइन यहां पर लगा दिया जाएगा लंबी चुंबकों की बात जब करेंगे हम तब। अच्छा एक बात और, ये तो खैर कूलाम के नियम की बात हुई, लिख दिया, नीट एग्जाम में कभी इस पर बेस्ड क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, बस एक जानकारी के हिसाब से कहीं देखने को मिले तो उस हिसाब से बता दिया है, क्योंकि ये भी इसी का एक पार्ट है, इंफॉर्मेशन होना चाहिए इस बारे में। दूसरी बात आती है, जिस तरह से इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर हम बात करते हैं, जैसे कि आवेश प्लस Q है, इससे दूरी r पर हमें बिंदु P पर इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना होता है, क्या लिखते हैं हम? E=KQ/r², लिखते हैं। इसी तरह से सपोज एक ध्रुव सामर्थ्य प्लस m है, इसकी वजह से दूरी r पर बिंदु P पर मुझे लिखना है मैग्नेटिक फील्ड, तो उसके तुल्य लिख दिया जाएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड का रिलेशन होता है Km/r²। K वही नियतांक है, m ध्रुव सामर्थ्य है, r दूरी का स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं, तो Km/r² लिखा जा सकता है। अब जिस तरह से यहां पर पॉजिटिव आवेश के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा दूर की ओर लेते हैं हम, तो ऐसे ही प्लस वाले ध्रुव सामर्थ्य के लिए अगर सॉल्व करना चाहे दूर की ओर दिशा ले लेंगे मैग्नेट, मतलब एग्जैक्ट क्वेश्चन बना दिया जाए, अगर चांसेस बहुत ही कम नगण्य चांसेस है, बना दिया जाए तो फिर हम आवेश की तरह ही सॉल्व करेंगे। जैसे कोई क्वेश्चन बनाने वाले ने ऐसे बना दिया कि एक समबाहु त्रिभुज है, उस समबाहु त्रिभुज के तीनों कोनों पर 3 ध्रुव सामर्थ्य है, प्लस m है, ये प्लस m है और ये प्लस m है। हमसे पूछ लिया इस मध्य बिंदु पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात कीजिए, आवेश की तरह सॉल्व करना है। क्या करते हैं, यहां पर हम पहले तीनों की दिशा बनाते हैं, तो इसकी वजह से अवे, इसकी वजह से अवे, इसकी वजह से अवे, तीनों मैग्नेटिक फील्ड का परिमाण समान, सभी 120 डिग्री पर होंगे, कैंसिल होकर 0 आ जाएगा, तो मैग्नेटिक फील्ड 0 कैसे, तो ऐसे सॉल्व कर सकते हैं बाय चांस रिक्वायरमेंट हो तो ऐसा भी किया जा सकता है। तो वही फॉर्मूले उसकी तरह ही लागू हो जाएंगे। अब लेकिन हम बात करना चाहे लघु चुंबकों के बीच, अब तक तो दो ध्रुवों के बीच बल की बात की थी कूलाम के नियम के द्वारा, अब चुंबकों के बीच बल की बात करने वाला हूं। दो चुंबक है, छोटे चुंबक है, एक का चुंबकीय आघूर्ण यहां पर m1 है, दूसरे का चुंबकीय आघूर्ण, क्योंकि चुंबक की बात कर रहे, पहले ध्रुवों की बात कर रहे थे, अब स्पेशल चुंबक है तो चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण m1, दूसरे का चुंबकीय आघूर्ण m2। तो इस प्रकार से दो चुंबक जब होते हैं तो इनके बीच चुंबकीय बल को ऐसे लिखा जाता है 6K(m1m2/r⁴। तो यहां पर रिलेशन आया है कि r⁴ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ये मैग्नेटिक फोर्स, जो चुंबकीय बल होता है। इस चुंबकीय बल को अब कोई सोचे एकदम सर ऐसा भी होता है कि r⁴ भी आती है क्या? अरे भाई यहां पर कितने 1 2 3 4 ध्रुव हैं, इसलिए पावर 4 आई है, पहले दो ही थे, एक m1 m2, तो इसलिए वहां पावर 2 था। अगर एक द्विध्रुव और एक ध्रुव हो तो 3 हो जाएंगे ध्रुव, 1 2 3, तो r⁴ 3 बज जाती हो जाता है ऐसा। इलेक्ट्रोस्टैटिक में हो सकता है आपने ऐसे क्वेश्चन किए हो तो हो जाता है ऐसा, पर यहां जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए ज्यादा बात नहीं करने वाले। हाँ, इसका हिंट बता सकता हूं मैं कि ये फॉर्मूला कैसे आओगा, पूरा जरूरत नहीं सॉल्व करने, केवल हिंट ही बता रहा हूं। जैसे फॉर कंजर्वेटिव फील्ड आप जानते हैं F = -du/dr, संरक्षी क्षेत्रों के लिए ये रिलेशन होता है, ये फोर्स का फॉर्मूला होता है F = -du/dr। अब अगर मुझे सपोज जैसे यहां देखा जाए कि इसका चुंबकीय आघूर्ण की दिशा किधर होगी, S to N,
इसका m1 है और ये वाला m2 है, ये m2 की दिशा है और ये m1 की दिशा है। तो यहां पर इनके बीच जब चुंबकीय बल की बात हम कर रहे हैं तो सपोज मुझे इस m1 वाले पर चुंबकीय बल का मान पता करना है, उसकी वजह से इस पे या उसकी वजह से इस पे को एक ही बात आएगी। तो क्या करना पड़ेगा, वो मुझे लॉजिक लगाना है। तो इसके लिए मुझे क्या लिखना पड़ेगा, d मतलब u लिखना पड़ेगा, पोटेंशियल है, स्थिति ऊर्जा लिखनी पड़ेगी। और स्थिति ऊर्जा का फॉर्मूला क्या था, u इक्वल टू माइनस एम बी कॉस थीटा। तो माइनस एम बी कॉस थीटा, थीटा तो इसका मैग्नेटिक फील्ड यहां पर इधर रहेगा, इसका मोमेंट इधर की ओर है, तो माइनस एम वेक्टर और बी वेक्टर के बीच एंगल कोण जो है 0 डिग्री आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं इसमें। लेकिन यहां अगर बात करें हम कि जैसे मुझे इसका स्थिति ऊर्जा लिखनी है, u इक्वल टू माइनस एम बी, तो m तो m1 हो गया, b इसका b यहां पर, तो लघु चुंबक का जो b लिखते हैं हम किसी दूरी r पर वो लिख देंगे। तो इसका अक्षीय बिंदु पर मैग्नेटिक फील्ड 2km2 अपॉन r क्यूब, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड 2km2 अपॉन r क्यूब होगा, वो लिखेंगे आप। और पोटेंशियल की फॉर्मूला था u इक्वल टू एम बी माइनस एम बी, तो m1 और इसका b आ गया, यहां रखा इसकी जगह, अवकलन करते ही अगली स्टेप में इजीली आंसर आ जाता है। सॉल्व करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, इसलिए नहीं कर रहा मैं, किसी को आ रहा है सॉल्व करना तो कर ले, कोई मुझे दिक्कत नहीं है। बाकी ये रिजल्ट मैक्सिमम काम आ सकता है, खूब से खूब, ज्यादा जरूरत नहीं है। इससे क्या पता लगा कि प्रोपोर्शनल 1 अपॉन r की पावर 4 है। ठीक है, अब और बात देखें इसमें कि जैसे यहां पर सिचुएशन के अनुसार हम देख रहे हैं कि इसमें दो चुंबक अभी ऐसे रखे हुए हैं, एक का चुंबकांक दिशा ऐसे है, एक की चुंबकांक दिशा ऐसे है, दोनों का m एक ही दिशा में। तो इसके लिए तो ये फॉर्मूला है ही। अब इन चुंबकों के विन्यास अलग अलग टाइप से भी हो सकते हैं, जैसे अभी ये ऐसा रखे हुए ना, तो इनके विन्यास ऐसे भी हो सकते हैं, ऐसे तो है ही सही, ऐसे भी हो सकते हैं, ऐसे भी हो सकते हैं, और यूं है यूं है, यूं भी हो जाए, और भी अलग अलग टाइप से। तो अक्ष समांतर भी हो सकते हैं, अक्ष लंबवत भी हो सकते हैं, ऐसे भी हो सकते हैं। तो सब में एक कॉमन बात देखने को आएगी कि जब दो लघु चुंबकों के बीच बल की बात करेंगे ना, तो बल में F प्रोपोर्शनल 1 अपॉन r की पावर 4 तो आता ही आता है। सॉल्व करने का सबका तरीका वही होता है। तो यहां कुछ थोड़ा सा कभी कभी चेंज आ जाता है, कभी 3 आता, कभी 6 आता, वो चेंज होता रहता है। तो वो पूरा लिखने की जरूरत मुझे नहीं है, इसलिए लिख भी नहीं रहा हूं, कहीं काम नहीं आता इसलिए नहीं लिख रहा हूं। बाकी ये जरूर याद रखें कि दो द्विध्रुवों के बीच बल अगर बताना है वो कैसे भी रखे हो, तो प्रोपोर्शनल 1 अपॉन r की पावर 4 आता। दो चुंबकों के बीच बल कर दे, दो चुंबक द्विध्रुवों के बीच बल कर दिया जाए, तो छोटे चुंबकों के बीच बल की बात करें 1 अपॉन r की पावर 4 लिखा जाएगा। अब ये दो चुंबकों के बीच जब हमने बल की बात की है तो थोड़ा बात को और आगे बढ़ाते हैं। अब बात करते हैं गतिमान आवेश के कारण मैग्नेटिक फील्ड की बात हम करते हैं। तो गतिमान आवेश के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, जैसे फर्स्ट लेक्चर में भी बात होगी थी ये तो, कि जब पहले ओरस्टेड की प्रयोग की बात की थी हमने, कि ओरस्टेड ने प्रैक्टिकली चेक किया कि धारावाही तार से मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होता है। और धारावाही तार में होता क्या है, गतिमान आवेश होते हैं, तो गतिमान आवेश से मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होता है, ये बात भी प्रूव हो गई। तो गतिमान आवेश से मैग्नेटिक फील्ड किस प्रकार से उत्पन्न होता है उसी को अब हम समझ रहे हैं, क्योंकि बाइसॉट का नियम तो जान चुके हैं हम। बाइसॉट के नियम के अनुसार हम बात कर चुके थे कि मैग्नेटिक फील्ड एक धारा अल्पांश जो होता है उसकी वजह से ऐसे लिखा जाता है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई r d sin थीटा अपॉन r स्क्वायर, ये बाइसॉट का नियम होता है। तो कोई सोचे सर यहां पर धारा अल्पांश तो है ही नहीं यहां पर। अरे एक बात तो आप जानते ही हैं कि अगर एक के बाद एक आवेश लगातार गतिमान होता है तो उसे हम धारा के तुल्य मानते हैं, धारावाही तार के तुल्य मानते हैं, लगातार एक आवेश का पुंज गतिमान हो तो। लेकिन यहां पुंज नहीं है, एक आवेश है वो गति कर रहा है, तो उसे एक धारा अल्पांश के तुल्य मान लिया जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि यहां पर जो आवेश गतिमान है, माना कि यह आवेश dl दूरी को टाइम dt में तय करता है, dl दूरी को टाइम dt में तय करता है चाल v से। तो इसकी वजह से बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र में जानना है। अच्छा, इस आवेश, क्योंकि आवेश है तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगा ही होगा। अगर ये पॉजिटिव आवेश है ना, तो इसके से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, यहाँ पे इधर होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड तो रेडियली मतलब त्रिज्यीय रूप से बाहर की ओर होगा पॉजिटिव आवेश के लिए, तो त्रिज्यीय इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगा, लेकिन हमें मैग्नेटिक फील्ड को जानना है। तो मैग्नेटिक फील्ड की अगर बात करूं मैं, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई r d sin थीटा अपॉन r स्क्वायर होता है ना, तो I अगर लिखा जाए तो I को लिख सकता हूं मैं यहाँ पर आवेश Q है अपॉन dt टाइम dt में, ये dl दूरी को तय करेगा, क्योंकि dl यहाँ पर है ऑलरेडी, dl के लिए बात कर रहे हैं। तो Q अपॉन dt लिखा जाएगा इसकी जगह। तो जैसे Q अपॉन dt लिखेंगे तो ये तो हो गया I, और I dl जब लिखा जाएगा ना तो ये बनेगा Q अपॉन dt इंटू dl। तो dl अपॉन dt क्या बन गया, ये v बन गया, तो Q इंटू v हो गया। तो I dl की जगह मैं Q इंटू v लिख सकता हूं। तो यहां पर
पहले लिखा Q अपॉन डी, डी एल अपॉन टी वी बन जाएगा, तो बन गया म्यू नॉट क्यू वी साइन थीटा अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। तो ये इसका परिमाण रूप में मिल गया मैग्नेटिक फील्ड। और ये मैग्नेटिक फील्ड का जो फॉर्मूला है, मतलब कोई आवेश जब गतिमान हो रहा है उससे उत्पन्न वाला मैग्नेटिक फील्ड है। ये थीटा किसके बीच में, वेलोसिटी वेक्टर और पोजीशन वेक्टर जो प्रेक्षण बिंदु का है, स्थिति सदिश है, उन दोनों के बीच का ये कोण होता है। तो इसका तो यूज कर सकते हैं, जैसे हमने स्टडी किया था एटॉमिक मैग्नेटिज्म, परमाणु चुंबकत्व के अंदर हमने एक बात की थी कि एक आवेश, एक इलेक्ट्रॉन जब चक्कर लगाता है r त्रिज्या के पथ पर किसी v चाल से, तो केंद्र पर उत्पन्न मैग्नेटिक फील्ड ज्ञात किया था। तो वहां ये कंसेप्ट नहीं लगाया था हमने, वहां माना था कि धारावाही लूप की भांति वार करेगा और धारावाही लूप का मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्ट काम लिया था हमने, म्यू नॉट आई अपॉन 2r, आई का मान रख दिया था, उसमें धारा का मान आवेश अपॉन समय ऐसा कुछ रख करके सोल्व कर लिया था। लेकिन बिना उसके भी अब ये कंसेप्ट जानेंगे, इससे भी ज्ञात कर सकते हैं कि जब एक आवेश चक्कर लगा रहा है वृत्तीय पथ पर, सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड का मान ज्ञात करना, तो इससे आ जाएगा, क्योंकि आवेश के वेग की दिशा ये हो गई है और उस जहां प्रेक्षण बिंदु है उसके आर वेक्टर ये हो गया, दोनों के बीच कोण 90 डिग्री रहेगा, साइन 90 का वैल्यू 1 हो जाएगा, तो म्यू नॉट क्यू वी अपॉन 4 पाई स्क्वायर इसका आंसर आ जाएगा। ये वहां पे था, इलेक्ट्रॉन था ना वहां पे, तो म्यू नॉट ई वी अपॉन 4 पाई स्क्वायर इसका आंसर आया था। तो ऐसा भी कर सकते हैं, बट वो वाला अप्रोच आसान लगता है, इजी लगता है, क्योंकि ये फॉर्मूला ज्यादा काम नहीं आता, इसलिए इसके फिर हमने उस टाइम पर जिक्र नहीं किया था। हाँ, जानकारी के हिसाब से भी बता रहे हैं इसको, नॉलेज के हिसाब से ऐसा भी लिख सकते हैं। अब ये तो हमने जो परिमाण रूप लिखा ना, चलो आगे बढ़ते हैं, वेक्टर फॉर्म की बात करते हैं। वेक्टर फॉर्म में ऐसा लिख सकते हैं, म्यू नॉट जो बाई शॉर्ट का था, तो आई की जगह वापस आइडियल को लिख दिया गया क्यू वी, आइडियल की जगह क्यू वी लिख दिया, क्यू वी कैसे, वही प्रोसेस, आई की जगह क्यू अपॉन डी टी आप रखो, डी एल अपॉन डी टी से वी बन जाएगा, तो ये रिलेशन बन जाता है। तो जो वेक्टर फॉर्म वाला रिलेशन बना है, अब इसमें एक काम और कर रहा हूं मैं, इसका फॉर्म बदलने वाला हूं मैं, इसको इलेक्ट्रिक फील्ड के पदों में लाना हूं, प्रकाश की चाल के पदों में लाना वाला हूं। ऊपर नीचे एप्सिलॉन नॉट से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, जैसे मल्टीप्लाई किया और कुछ नहीं किया इसके अलावा। तो आप ये इसको देखो, एक तो आप जानते हैं कि C इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट का रूट होता है, तो यहां पर ये रूट लगा दिया। और अगर मैं कहूं कि म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट किसके बराबर लिखा जाए, तो इसका स्क्वायर करें, सी स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन सी स्क्वायर के, 1 अपॉन सी स्क्वायर बनेगा। तो म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट को 1 अपॉन सी स्क्वायर मैं कह सकता हूं, ठीक है, 1 अपॉन सी स्क्वायर कह दिया जाएगा। तो अब इसकी जगह तो 1 अपॉन सी स्क्वायर, लेकिन एक काम और करते हैं यहां पर कि ये जो पार्ट है ना, जरा इसको आप गौर से देखिए कि 1 अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट क्यू आर वेक्टर अपॉन आर क्यू बन रहा है यहां पर। तो ये वास्तव में इलेक्ट्रिक फील्ड है, बिंदु आवेश का इलेक्ट्रिक फील्ड किसी आर दूरी पर। जैसे आप जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या लिखते हैं अपन, ई वेक्टर इक्वल टू लिखते हैं 1 अपॉन ई का जो परिमाण है क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ऐसे लिखा जाता है। अगर परिमाण रूप में लिखना तो ऐसा लिख सकता हूं मैं, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अगर वेक्टर फॉर्म में मुझे लिखना है तो क्या करना पड़ेगा, वेक्टर फॉर्म के लिए जो काम मैं यहां पर कर सकता हूं वो ये होगा, वेक्टर फॉर्म में लिखने के लिए इसमें या तो आर कैप लगा दिया जाए, क्योंकि वेक्टर चाहिए मुझे यहां पर, तो आर कैप, या फिर लिख सकता हूं मैं आर वेक्टर अपॉन आर, यानी कि ये बन जाएगा आर क्यूब। आर कैप की जगह मुझे लिखना था आर कैप, लिख दिया मैंने आर वेक्टर अपॉन आर, तो ऊपर आर वेक्टर आ गया, नीचे आर क्यूब पावर 3 हो गया। तो आप देखिए क्यू आर वेक्टर अपॉन आर क्यूब, ये सारा क्या है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ही तो है। तो V क्रॉस E अपॉन सी स्क्वायर बन गए, V क्रॉस E अपॉन सी स्क्वायर मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P। तो पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से मिल रहा है। तो बाई चांस कहीं अगर जरूरत पड़े तो ये काम में ले लेते हैं, नीट में नहीं पूछा गया, लेकिन यूजफुल रिलेशन है, कंसेप्चुअल है, कहीं कहीं जरूरत पड़ सकती है, इसलिए बताया जा रहा है। तो ये जो अच्छी रैंक लाना चाहते हैं उनको ऐसे रिलेशन का इंफॉर्मेशन होना चाहिए, कहाँ ऐसे भी हो सकते हैं, कहीं कहीं क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। तो V क्रॉस E अपॉन सी स्क्वायर की बात हो रही है ना, C वही प्रकाश की चाल है, E इलेक्ट्रिक फील्ड है, V कण का जो वेग है। अब यहां से कुछ इंटरेस्टिंग बात समझते हैं और थोड़ा, जैसे इसको तो हटाता हूं मैं, इसको हटाने के बाद जो बात सामने यहां पर आ रही है कि जैसे कण गतिमान है ना, ये कण गतिमान है V चाल से, आवेश पॉजिटिव है, इसकी वजह से अलग अलग बिंदुओं पर इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा की अगर बात करना चाहूं मैं, इस आवेश की वजह से ये इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा को, त्रिज्यीय बाहर की ओर दिशा, इलेक्ट्रिक फील्ड बता रहा हूं, मैग्नेटिक फील्ड नहीं बता रहा मैं भी, इलेक्ट्रिक फील्ड।
पॉजिटिव आवेश त्रिज्य बार को इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इन बिंदुओं पर इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा ये बता दी गई है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा बता दी गई है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इस प्रकार से है ना, तो अगर इन्हीं बिंदुओं पर इन पे मैग्नेटिक फील्ड की दिशा के बारे में बात करना चाहें हम, तो दिशा यहां से मिलेगी v क्रॉस ई अपॉन सी स्क्वायर से b मिलेगा। c तो मैग्नीट्यूड में रहेगा, परिमाण है, तो v क्रॉस ई से b वाला वेक्टर की दिशा मिलेगी। कौन सा? v क्रॉस ई। तो v क्रॉस ई करें मतलब वही जो सदिश वाला नियम हमारा है, क्रॉस प्रोडक्ट का नियम है, दाहिने हाथ की हथेली का नियम, सॉरी अंगूठे का नियम, वो लगाते हैं इसमें। तो v से e की ओर उंगलियां मोड़ने पर अंगूठा b की दिशा को बताएगा। तो यहां पर ये v है और ये e है, इस बिंदु पर e की दिशा ये है। तो इस बिंदु के लिए बात करना चाहता हूं मैं, तो वेग की दिशा तो कण की यही है, हर एक e के लिए, कोई सा भी e हो। तो v की दिशा तो ये, इधर e है ना, तो v क्रॉस e, इधर फिंगर मोड़ना, थंब अंदर जाता हुआ है, इट मीन्स यहां पर मैग्नेटिक फील्ड की दिशा क्रॉस है। इसके लिए देखता हूं मैं, ये v है और ये e है, तो v क्रॉस e करूंगा, अगेन थंब अंदर जाता हुआ है, यहां भी क्रॉस वाला फील्ड आएगा। इधर देखा जाए, यहां पर ये v है, इधर e है, तो v क्रॉस e थंब बाहर, v क्रॉस e अंगूठा बाहर की ओर है, तो सबके लिए डॉट वाला मैग्नेटिक फील्ड की दिशा में मिलेगी। लेकिन ये जो है ना, v की दिशा भी ये, e की दिशा भी, दोनों समान दिशा में ही है, तो इनका तो क्रॉस प्रोडक्ट दिशा क्या कुछ आएगा ही नहीं, दोनों पैरेलल होने से। तो यहां तो जीरो आएगा, b इक्वल टू जीरो, और यहां पर भी b इक्वल टू जीरो आएगा इस जगह पर। यानी कि जो आवेश गतिमान हो रहा है ना, उसकी गति की रेखा का अनुदिश वो कोई मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न नहीं करता है, उसके आसपास बाकी सब जगह मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न करेगा। तो हमने पहले ये बात बाइसॉट के नियम के आधार पर भी की थी कि धारावाही अल्पांश की स्वयं की अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र का मान शून्य होता है। उसका एक रीजन यहां से भी निकल रहा है कि क्योंकि जब आवेश गति करता है तो वो स्वयं के अक्ष पर कोई मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न नहीं करता है, तो इसलिए यहां पर मैग्नेटिक फील्ड जीरो। अच्छा, और देखा हमने कि आवेश गति करता जा रहा है ऐसे, इधर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर जाएंगी, यहां पर बाहर निकली, तो कहा भी था हमने कि उस गतिमान आवेश के चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बंद लूप के रूप में होती जाएंगी, क्योंकि वो सब जगह रहेंगी। अगर यहां बिंदु लोगे आप, तो ई की दिशा ये रहेगी, v की दिशा ये, e की दिशा है, तो आपस जिस तल में v और e होंगे, तल के लंबवत हमेशा मैग्नेटिक फील्ड रहेगा। तो इधर क्रॉस है, इधर क्यों डॉट, तो इसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बंद लूप के रूप में रहेंगे इसके लिए। तो इस प्रकार से जब आवेश गतिमान होता है तो कैसे मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न करता है वो पूरा हमने यहां पर चित्रित कर दिया, बना दिया उसको। दो समांतर गतिमान आवेशों के बीच चुंबकीय बल की अगर बात करना चाहें तो कर सकते हैं। दो आवेश हैं Q Q, उनका चाल V है और बीच की दूरी R है, उनके बीच चुंबकीय बल लगेगा। तो उनके बीच चुंबकीय बल जो लगेगा उसको अगर कहना चाहें तो यूं कह सकते हैं हम कि सॉल्व करने पे ये आता है, ये मॉड्यूल के अंदर दिया हुआ है इसका छोटा सा डेरिवेशन की फॉर्म में, बट जरूरत है इसलिए पूरा लिख नहीं रहे यहां पर, ये याद रखें रिजल्ट आप, क्योंकि दोनों आवेश हैं, पहली बात तो ये, तो दोनों के बीच विद्युत बल तो लगेगा ही लगेगा, और दोनों गतिमान भी है, तो दोनों मैग्नेटिक फील्ड भी उत्पन्न कर रहे हैं, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड इससे और इसका मैग्नेटिक फील्ड इससे अन्योन्य क्रिया करेगा, तो दोनों के बीच चुंबकीय बल भी लगेगा। तो चुंबकीय बल और विद्युत बल का जो अनुपात होता है, विद्युत और चुंबकीय बल का अनुपात Fe/Fm, वो ये होता है। C जहां प्रकाश की चाल है, तो हम जानते हैं कि C जो होता है वेरी वेरी ग्रेटर देन V होता है, ऐसा होने की वजह से मैं ये कह सकता हूं कि Fe वेरी वेरी ग्रेटर देन Fm, ऐसा भी होगा। तो हमेशा विद्युत बल का मान चुंबकीय बल से ज्यादा। तो एक तो इस रिलेशन से, और ये लिखा इसीलिए, इस चीज को बताने के लिए मैंने इसका जिक्र किया है, इसको डेरिवेशन इसलिए नहीं किया क्योंकि ज्यादा यूज था नहीं, हाँ इस रिलेशन से एक तो ये कह सकते हैं हम। दूसरा, ये रिलेशन पता ना हो तब भी इस बात को कह सकते हैं किसी और तरीके से, कैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड का या कोई भी विद्युत बल का फॉर्मूला लिखता हूं मैं, तो उसमें K जो आता है वो ऊपर आता है, और K 10⁹ का मल्टीप्लाई की फॉर्म में होता है, 9 10⁹, तो गुणांक 10⁹ होता है। और चुंबकीय बल जब लिखा जाता है तो μ0 ऊपर आता है उसमें, और वो 10⁻⁷ के रूप में होता है, गुणांक के रूप में होता है। तो यहां से पता लग रहा है कि चुंबकीय बल और विद्युत बल में काफी अंतर है, इतना पावर काफी गुना ज्यादा है। तो इसलिए भी कह सकते हैं कि Fe वेरी वेरी ग्रेटर देन Fm। और अगर ऐसा है तो फिर क्यों ना आगे बात बढ़ाई जाए कि जैसे कोई क्वेश्चन हमसे यूं कहता है, कोई क्वेश्चन हमसे कुछ यूं कहता है, क्या कहता है कि दो आवेशित पुंज है, दो आवेश पुंज है, इनके बीच बल की प्रकृति बतानी है कि आकर्षण या प्रतिकर्षण। तो हम दोनों चेक करेंगे। पहले बात तो दोनों आवेश हैं, आवेश पुंज मतलब गतिमान आवेश, एक लाइन पे आवेश गतिमान हो रहे हैं। तो अब इनके बीच इलेक्ट्रिक फोर्स तो होगा ही होगा, वो कौन सा होगा? प्रतिकर्षण वाला। विद्युत बल है ना, प्रतिकर्षण वाला होगा।
क्योंकि आवेशन तो प्रतिकर्षण बल, और चुंबकीय बल भी होगा, मैग्नेटिक फोर्स भी होगा। तो चुंबकीय बल कौन सा वाला होगा? चुंबकीय बल Fm की अगर बात करें, दो धारावाही तार के तुल्य होगा, धाराएं समान दिशा में है, तो कैसा बल? आकर्षण का बल, ये होगा आकर्षण। तो चुंबकीय बल भी होगा आकर्षण वाला, और Fe होगा प्रतिकर्षण वाला। हमें पता है कि Fe काफी बड़ा होता है, तो Fe काफी बड़ा होने की वजह से हम कह सकते हैं कि नेट जो आएगा F नेट, वो कैसा आएगा? प्रतिकर्षण वाला। नेट प्रतिकर्षण का रहेगा। चलो एक और एग्जांपल लेता हूं मैं। दो धारावाही तार हैं, दोनों में धारा समान दिशा में प्रवाहित हो रही है, तो इनके बीच बल की प्रकृति कैसी होगी? हम बात करें पहले विद्युत बल के बारे में। Fe कैसा होगा इनके बीच में? इलेक्ट्रिक फोर्स, कोई करे प्रतिकर्षण, कोई करे आकर्षण। अरे विद्युत बल तो इनके बीच होगा ही नहीं, क्योंकि इस पर नेट आवेश जीरो है, इस पर भी नेट आवेश जीरो। फर्स्ट लेक्चर में बात कर ली थी हमने कि धारावाही तार पर कुल आवेश का मान शून्य होता है, तो नेट आवेश इस पर जीरो, नेट आवेश, तो इसका इस पर कोई विद्युत इंटरेक्शन नहीं हो रहा, विद्युत बल नहीं लग रहा, विद्युत बल का वैल्यू जीरो। दोनों का मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे पर आरोपित होने की वजह से चुंबकीय बल लगेगा, और वो भी कैसा? आकर्षण वाला। तो आकर्षण ही इनके बीच में मुख्य बल रहेगा, तो ये आकर्षण का बल रहेगा इनके बीच में, ऐसा कह सकते हैं। तो धारावाही तारों के बीच आकर्षण है, और गतिमान पुंजों के बीच में प्रतिकर्षण का बल होगा। ये तो हमने आवेशों के बीच बल वगैरह की बात की। अब बात करने वाले हैं अरोरा बोरोलिस प्रभाव की बात। कास्मिक कणों का घनत्व कहां जाता, कहां, उसके बारे में भी जानने वाले हैं। एक और महत्वपूर्ण जो फिनोमेना है अरोरा बोरोलिस वाला प्रभाव पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड की वजह से होता है। क्या होता है, कैसे होता है, ये जानने वाले हैं, और साथ साथ कॉस्मिक कणों का घनत्व कहां ज्यादा कहां कम होगा उसको भी समझने वाले हैं। तो सबसे पहले एक बात हम जो पढ़ चुके हैं अच्छी तरह से जानते हैं कि जैसे अगर मैग्नेटिक फील्ड में कण का वेग मैग्नेटिक फील्ड के समांतर या प्रति समांतर जब होता है, थीटा 0 180 डिग्री होता है, तब कण का पथ सरल रेखा वाला होता है। अगर मैग्नेटिक फील्ड के साथ कण का जो वेग होता है और 90 डिग्री पर होता है, तो कण का पथ वृत्ताकार पथ होता है, कण वृत्तीय पथ में गति करता है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करता है, एक समान वृत्तीय गति करता है। और अगर इन दोनों के अलावा सिचुएशन कुछ और जो बची हुई है, क्योंकि और V और B के बीच में 0 से 180 के बीच कई सारे कोण हो सकते हैं, बस 0 ना हो, 180 ना हो और 90 ना हो, तो उसके अलावा जो भी सिचुएशन है, मतलब ये ऐसे भी हो सकता है और ये वेग ऐसे भी हो सकता है B के साथ, मतलब अधिक कोण भी हो सकता है, न्यून कोण भी हो सकता है। दोनों कंडीशन में कण का जो पथ होता है वो हेलिक्स बनता है, तो हेलिकल पथ पे कण गतिमान होता है। तो इन सब के आधार पर एक बात यहां पर जो निकल के आ रही है कि कण जब मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्रवेश करता है ना, तो मैग्नेटिक फील्ड उस कण को ट्रैप कर लेता है, अपने वश में कर लेता है, अपने साथ ही ले जाता है। एक खास बात मैग्नेटिक फील्ड की ये है कि जब भी कोई कण, आवेशित कण मैग्नेटिक फील्ड में गति करता हुआ प्रवेश करता है, तो मैग्नेटिक फील्ड उसे ट्रैप कर लेता है, अपने साथ ही ले जाता है। और अगर अपने साथ कहीं जाता नहीं कण, बाई चांस ऐसा हो, तो कहीं जाने लायक भी नहीं रहता, वहीं चक्कर लगाता रहता है। तो जैसे यहां पर जो सिचुएशन उससे देखने का पता लग रहा है, कैसे, जरा देखिए आप। फर्स्ट वाले केस में क्या हो रहा है कि थीटा 0 डिग्री है या 180 डिग्री है, साथ से मतलब वो समान दिशा में भी जा सकता है या विपरीत दिशा में जा सकता है। तो इसमें या तो समान दिशा में चला जाएगा, ये विपरीत दिशा वाला का तो विपरीत दिशा में जाता है, लेकिन उस बी वाली लाइन को नहीं छोड़ेगा, उसके साथ साथ ही चलता जाएगा। यहां पर कण हेलिकल पाथ में जब जा रहा है, तो बी की दिशा जो है ना, उस दिशा में ही शिफ्ट हो रहा है। जरा देख लीजिए आप यहां पर, ऐसा नहीं है कि बी की दिशा तो ये है और कण जो ऐसे हेलिक्स बना रहा हो या ऐसे हेलिक्स बना रहा हो अलग दिशा में, ऐसा नहीं होता है। कण जो हेलिक्स बनाता हो बी की दिशा में ही बनाता है। अगर कण का वेग की दिशा इधर होती सपोज बाई चांस, तब इसके वेग के दो घटक होते, ऊर्ध्व घटक और समांतर घटक, तो कण बी की दिशा के विपरीत दिशा में हेलिक्स बनाता, ऐसा हो जाता। तो कुल मिलाकर के यहां भी क्या देखा कि कण फील्ड की दिशा में जा रहा है, और यहां क्या देखा हमने कि इसमें 90 डिग्री पे जा रहा है। तो शुरुआत से वापस बात करें कि जब 0 डिग्री वाला केस होता है तो कण सीधी रेखा में जाता है, मतलब चुपचाप मैग्नेटिक फील्ड में जब प्रक्षेपित किया थीटा 0 डिग्री पर, तो फील्ड की लाइन में चुपचाप चल जाता है, निधर मुड़ता, मतलब जैसे ट्रेप हो गया, वो उसके वश में हो गया, चलता गया। और ये जो केस है इसमें कण भले ही मना कर रहा है नहीं जाना, लेकिन कण घूमता जा रहा है, कण चलता जा रहा है, जाता मैग्नेटिक फील्ड की दिशा में आगे बढ़ता भी जा रहा है, लेकिन जा भी जा रहा है कि मुझे नहीं जाना, नहीं फिर भी जा रहा है किधर, फील्ड की दिशा में साथ साथ जाता है। केवल एक कंडीशन है V परपेंडिकुलर B वाली, उसमें कण ने स्पष्ट मना कर दिया कि नहीं जाऊंगा, तो वो बस वहीं चक्कर लगाता रहता है और कहीं जाने लायक भी वो नहीं रहता है, उसी जगह पर चक्कर लगाता रहता है। तो ये V परपेंडिकुलर,
तो क्या देखा हमने कि मैक्सिमम केसेस में जो कण होता है वो फील्ड के साथ चला जाता है, किसी भी कोण पर उसको फेंका जाए तब। यानी कि मैग्नेटिक फील्ड जो होता है, चुंबकीय क्षेत्र आवेशित कण को ट्रैप कर लेता है, अपने वश में कर लेता है, अपने साथ ले जाता है। उसी लॉजिक को यहां पर यूज करने वाले हैं। तो लॉजिक क्या कहता है कि जैसे आउटर स्पेस से, यानी कि अंतरिक्ष के बाहरी जो अंतरिक्ष जो है, मतलब सन से बात करें, कॉस्मिक कण आते रहते, लगातार पृथ्वी पर गिरते रहते हैं। अब कॉस्मिक कण क्या होते हैं? कॉस्मिक कण में प्रोटॉन होते हैं, 80% प्रोटॉन होते हैं, मतलब पॉजिटिव आयन होते हैं, पॉजिटिव चार्ज उसके अंदर होते हैं। तो पॉजिटिव चार्ज जब कॉस्मिक कण होते हैं तो पृथ्वी पर जब पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड में जब वो एंटर करते हैं, पृथ्वी पर आते हैं, तो कोई निश्चित कोण पर तो आएंगे नहीं वो कि एक पर्टिकुलर कोण सभी जो कण ने डिसाइड कर लिया कि इस पर्टिकुलर कोण पर ही अब धरती पर कूदते सारे, ऐसा तो होगा नहीं। कुछ भी कोण पे वो मैग्नेटिक फील्ड में प्रवेश कर रहे हैं। तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी किस पथ की बनती है, खुद आप देख के पता लगा सकते हैं कि मैक्सिमम पॉसिबिलिटी बनेगी हेलिकल पाथ की, क्योंकि केवल 90 डिग्री केस में वृत्ताकार सरल रेखा के इसमें बाकी अधिकतम जो भी कोण होंगे, मतलब अधिकतम जो कण होंगे वो हेलिकल पाथ में ही जाएंगे। और हेलिकल पाथ में जब वो कण जाएंगे तो उनका पथ कुछ इस तरह से बन जाएगा, क्योंकि वो चुंबकीय बल रेखाओं के साथ साथ चलेंगे, या तो समान दिशा में या फिर विपरीत दिशा में, या तो समान दिशा में फील्ड लाइन के साथ साथ या फिर विपरीत दिशा में चलेंगे, ऐसे चल सकते हैं। या फिर और बात करना चाहूं मैं तो कण ऐसे भी जा सकते हैं कि वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन के साथ साथ जो ऊपर वाला रीजन है वहीं पर वो ट्रैप हो जाएं और वो फील्ड लाइन के साथ साथ चलने लग जाए। तो इस तरह से वो फील्ड लाइन के साथ साथ शिफ्ट होते जाते हैं और वो भूमध्य रेखा पर नहीं पहुंच पाते हैं। भूमध्य पर नहीं ट्रैप होकर के किधर चले गए? ध्रुवों की ओर धकेल दिए गए हैं। मैग्नेटिक फील्ड उनको अपने ट्रैप किया, बस में किया और अपने साथ ही कहां ले गया? ध्रुवों की ओर। तो वो कण ध्रुवों पर पृथ्वी पर गिरने वाले हैं। पृथ्वी पर गिरने से पहले पृथ्वी के वायुमंडल से उन कणों का सामना होता है। उच्च ऊर्जा वाले जो कण होते हैं, जैसे पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते हैं, सबसे पहले वहां पर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में सबसे ज्यादा मिलता है। तो नाइट्रोजन ऑक्सीजन के जो मॉलिक्यूल होते हैं, अणु होते हैं, उनसे जब उनका टक्कर होता है उच्च ऊर्जा कणों का, तो वो कण, वो अणु होते हैं, जो परमाणु होते हैं, उत्तेजित होकर के वो कलर का इमिशन करते हैं, रंग वहां पर उत्सर्जित करते हैं, वो ग्रीन एंड पिंक कलर, हरा और गुलाबी रंग जो वो उत्सर्जित करते हैं। इससे यहाँ पर रंगीन पर्दे लटके हुए जैसे नजर आते हैं, यहां पर भी और यहां पर भी। तो यहां पर जो ये प्रभाव नजर आता है उसी को अरोरा बोरेलिस प्रभाव कहा जाता है। वो जो ये कलरफुल जो कर्टेन कहते हैं, या जो रंगीन पर्दे लटके हुए आसमान में ऊंची ऊंचाइयों पर या ध्रुवों पर दिखते हैं, ये प्रभाव ही अरोरा बोरेलिस प्रभाव कहलाता है। और यहां पर ये जो रीजन बन गया है जिसमें कि आवेश गतिमान हो रहे हैं, ऐसे ध्रुवों की ओर शिफ्ट होते जा रहे कॉस्मिक कण, एक बेल्ट जैसा रीजन बन जाता है पृथ्वी के बाहर ऊपर ऊंचाइयों पर मैग्नेटिक फील्ड में। उससे बोला जाता है वान एलन रेडिएशन बेल्ट। वान एलन साइंटिस्ट का नेम है। तो वान एलन रेडिएशन बेल्ट इसको बोला जाता है जब शिफ्ट होता है, ये जो रीजन बन गया है अलग अलग कणों के शिफ्ट होने का। तो ये था अरोरा बोरेलिस प्रभाव की बात। तो इस वजह से यहां पर रंगीन पर्दे लटके हुए दिखाई देते हैं। कुछ ऐसा पूछ रहे तो उसका कारण क्या है? पृथ्वी का मैग्नेटिक फील्ड कारण है। अच्छा, दूसरी बात आ रही थी कॉस्मिक कणों घनत्व की बात, कि कहां घनत्व इनका ज्यादा होगा, कहां कम रहेगा, पृथ्वी पर, भूमध्य पे या ध्रुव में। तो देखने से पता लग गया हमें कि भूमध्य की तरफ तो कण पहुंच ही नहीं पा रहे हैं, कण तो ट्रैप हो गए, और ट्रैप होने के बाद वो कहां पहुंच रहे हैं? ध्रुव पर पहुंच रहे हैं। तो क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं हम कि जो ध्रुव होते हैं वहां पर कॉस्मिक कणों का घनत्व अत्यधिक होता है। कहां की तुलना में? यहां पर भूमध्य की तुलना में। तो भूमध्य पर नहीं पहुंच पाते, भूमध्य रेखा पर कॉस्मिक कण नहीं पहुंच पाते। कोई कहे कथन सत्य, ये सत्य, लेकिन इसमें थोड़ा और अगर डेप्थ में जाना चाहे, कोई पूछे क्या बिल्कुल नहीं पहुंच पाएंगे, क्या उच्च ऊर्जा वाला कोई कण आए वो भी नहीं पहुंच पाएगा? तो अधिक गति ऊर्जा वाला कोई कण आए तो उसके पहुंचने की संभावना बन जाती है। कैसे? क्योंकि जब जिसकी ऊर्जा ज्यादा होगी ना, तो R = mv/qb के हिसाब से अगर बात करूं मैं, तो अधिक ऊर्जा होने की वजह से R = mv/qb के हिसाब से देखा जाए, या mv sin θ/qb, क्योंकि हेलिक्स की त्रिज्या का फॉर्मूला होता है mv sin θ वाला। तो mv sin θ/qb है ना ये, तो v ज्यादा होने की वजह से r ज्यादा हो जाएगा, r बढ़ जाएगा। जैसे यहां पर ये लूप बन रहे छोटे छोटे, तो वो बड़ा लूप बनाएगा फिर, और बड़ा लूप बनाते हुए वो भूमध्य रेखा पर भी पहुंच सकता है। तो उसकी पॉसिबिलिटी बनती है कि जो अधिक ऊर्जा वाला हो वो पहुंच सकता है, बाकी सामान्यतः नहीं पहुंच पाएंगे, ध्रुवों की ओर चले जाते हैं। इस तरह की बात हम कर सकते हैं। एक बात और, जब यहां पर ट्रैपिंग की बात हमने करी ली है कि मैग्नेटिक फील्ड जो होता है आवश्यक वो ट्रैप कर लेता, तो ये खास जो प्रॉपर्टी इस मैग्नेटिक फील्ड की है, चुंबकीय क्षेत्र की है, इसका यूज और जगह भी होता है। मैग्नेटिक बोटल प्रभाव होता है एक,
टोकामेक होता है ये। एनसीईआरटी में एक दो इन पे थोड़ा बहुत पैराग्राफ के फॉर्म में दिया हुआ है। क्वेश्चन नीट में तो इन पे बेस नहीं आए हुए हैं अभी, एम्स में इस पे बेस क्वेश्चन अभी बताया था, इस पे बेस आ चुका है। हाँ, थोड़ी सी लाइन बताता हूं मैं मैग्नेटिक बोटल और टोकामेक के बारे में। मैग्नेटिक बोटल प्रभाव मैग्नेटिक फील्ड का क्या होता है इसमें कि जैसे बोटल वर्ड यहां पर आ रहा है, वास्तव में बोटल से यहां पर लिंक है कि मैग्नेटिक बोटल इफेक्ट के अंदर दो सोलोनाइड्स होते हैं और उन दो सोलोनाइड्स के बीच का असमरूप चुंबकीय क्षेत्र जो होता है वो उपलब्ध होता है। दो सोलोनाइड, दोनों में धारा प्रवाहित होगी और दोनों के ध्रुव इस प्रकार से होंगे, अगर एक का ये एन ध्रुव दूसरे का एस ध्रुव होगा तो बीच में मैग्नेटिक फील्ड सपोर्टिंग नेचर का रहेगा। इस प्रकार से इन सोलोनाइड में धारा प्रवाहित की, तो एक नहीं दो सोलोनाइड के बीच का असमरूप क्षेत्र जुड़ करके ऐसे बन जाएगा ऑलमोस्ट। अब इस असमरूप क्षेत्र में जब आवेशित कण को प्रक्षेपित करते हैं ना, तो वो इस प्रकार से हेलिकल पाथ में चलता जाएगा और वो ऐसे ऐसे इसके अंदर ही ट्रैप हो जाता है वो आवेशित कण। तो अब इसका इंपॉर्टेंस क्या है कि जो हाई एनर्जी प्लाज्मा होता है, फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर, ठोस, द्रव, गैस और एक प्लाज्मा, काफी उच्च ऊर्जा के आयन उसके अंदर होते हैं, काफी हाई टेम्परेचर उसका होता है। तो उतना उच्च ताप कोई धात्विक पदार्थ, धातु से बना कोई भी मतलब पदार्थ सोचें, कोई भी कंटेनर पात्र के बारे में सोचें किसी का बना हुआ, तो वो सहन नहीं कर सकता, इतना उच्च ताप उसका होता है। तो किसी मेटलिक कंटेनर में, किसी पात्र में उसे नहीं रख सकते हैं, प्लाज्मा को स्टोर नहीं कर सकते। तो प्लाज्मा में क्या आयन होते हैं, चार्ज होते हैं हाई एनर्जी वाले, तो उनको संग्रहित करने के लिए, स्टोर करने के लिए ये मैग्नेटिक बोतल, मैग्नेटिक फील्ड ये काम में आता है। तो एक लाइन की फॉर्म में कहें कि मैग्नेटिक बोतल क्या होता है कि ये प्लाज्मा संग्रहण डिवाइस से युक्ति है और इसमें दो सोलोनाइड के बीच का असमरूप चुंबकीय क्षेत्र काम में लिया जाता है। इतनी लाइन सफिशिएंट है। एक और डिवाइस होती है टोकामेक, बोले तो ऐसे लिखता हूं मैं इसको, टोकामेक। ये क्या, इसके बारे में एक लाइन बोल सकता हूं मैं कि ये भी प्लाज्मा संग्रहण डिवाइस से युक्ति है और इसमें टोरॉइड का मैग्नेटिक फील्ड काम में लेते हैं। ये सर्कुलर प्लाज्मा, वृत्तीय प्लाज्मा के संग्रहण में काम आता है। बस इतनी लाइन याद रखें आप। तो ये खास इंफॉर्मेशन जिससे रिलेटेड थी वो हमने जानी है। इसके बाद हम बात करने वाले हैं चुंबकीय पदार्थ की, चुंबकीय पदार्थ को स्टडी करने वाले हैं। नेक्स्ट आता है चुंबकीय पदार्थ यानी कि मैग्नेटिक मटेरियल। चुंबकीय पदार्थ वाला जो पार्ट है काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है। जैसे मैंने इंपॉर्टेंट बोला है, इंपॉर्टेंट का कैसे इंपॉर्टेंट हुआ इसको जरा समझा जाए। काफी छोटा सा पार्ट और लगभग एक क्वेश्चन आने की संभावना काफी अच्छी खासी। पिछले 10 साल के क्वेश्चन को उठा के देखे जाए तो 7-8 बार क्वेश्चन, एक क्वेश्चन हर बार आ जाता है ऑलमोस्ट। तो छोटे से पार्ट से एक क्वेश्चन आना, और क्वेश्चन भी थ्योरेटिकल आता है मैक्सिमम टाइम पर, न्यूमेरिकल नेग्लिजिबल चांस, मैक्सिमम टाइम पर थ्योरेटिकल क्वेश्चन। तो फिजिक्स में थ्योरेटिकल क्वेश्चन, छोटे से पार्ट में क्वेश्चन आना काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और जैसा क्लास में पढ़ते हैं, मॉड्यूल में पढ़ते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही होता है, उसके अनुसार ही होता है। तो यहां पर पहले हम कुछ परिभाषाएं समझेंगे। पहले मैं इस पे पूरे पे खाली पे पूरा लिख के समझाऊंगा, फिर उनको डेफिनेशन को अलग से यहाँ पे दिखाऊंगा मैं, जो लिखी हुई भी है। सबसे पहले अगर बात करें पदार्थ के बारे में, चुंबकीय पदार्थ, पदार्थ 3 तरह के होते हैं सामान्यतः, ठोस, द्रव, गैस। इन्हीं ठोस, द्रव, गैस वाले पदार्थों को उनकी चुंबकीय प्रवृत्ति के, चुंबकीय गुणों के आधार पर 2 भागों में बांटा गया है, चुंबकीय एवं अचुंबकीय। चुंबकीय पदार्थ वो पदार्थ जो चुंबक से अन्योन्य क्रिया करते हैं, चुंबकीय पदार्थ होंगे, और जो चुंबक से अन्योन्य क्रिया नहीं करते वह चुंबकीय पदार्थ होंगे। और फिर उन चुंबकीय पदार्थों को हमने 3 हिस्सों में बांट रखा है। ऐसे पदार्थ मतलब एक तो होते हैं प्रतिचुंबकीय, एक अनुचुंबकीय और एक लोह चुंबकीय। प्रतिचुंबकीय पदार्थ वो पदार्थ होते हैं कि चुंबक, ये सपोज चुंबक है, चुंबक के पास पदार्थ में लेके आया, तो चुंबक के पास पदार्थ लेके आने पर अगर वो पदार्थ चुंबक से प्रतिकर्षित होता है, कम बल से प्रतिकर्षित होता है वो, तो अगर वो पदार्थ प्रतिकर्षित हो रहा है तो प्रतिचुंबकीय कहलाएगा। अगर वो पदार्थ आकर्षित हो रहा है तो 2 चांसेस है, अगर वो कम बल से आकर्षित हो रहा है तो अनुचुंबकीय है, और अधिक बल से आकर्षित हो रहा है तो वो लोह चुंबकीय पदार्थ कहलाता है। इस प्रकार से 3 तरह के पदार्थ हो गए, प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय और लोह चुंबकीय। इन्हीं पदार्थों को समझने के लिए कुछ भौतिक राशियों का अध्ययन हमें करना पड़ता है, कुछ भौतिक राशियों के बारे में हमें स्टडी करना होगा। जैसे बी है, एच है, आई है, काई है, काई एम है एंड म्यू आर, इनके बारे में जानना होता है। एक एक करके समझेंगे इनको हम, कुछ मिक्सिंग जैसा भी इनमें हो जाएगा समझाते समझाते,
ताकि अंडरस्टैंडिंग अच्छी बने, इसलिए हम समझाएंगे। बाकी फिर एक एक करके डेफिनेशन सबकी बताएंगे भी सही। सबसे पहले जैसे बात करें हम बी के बारे में, तो बी की हम पहले बात कर चुके। बी मैग्नेटिक फील्ड है, चुंबकीय क्षेत्र है। तो बी जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, चुंबकीय क्षेत्र होता है, इसके और भी नाम हमने पढ़ रखे हैं। चुंबकीय क्षेत्र है, चुंबकीय प्रेरण है, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व है। मात्रक भी हमने एसआई मात्रक देखे हैं, सीजीएस देखे हैं। एक सामान्य सा एसआई मात्रक होता है टेस्ला। बी माध्यम पर निर्भर करता है। फिर आती बात एच की। एच को हम चुंबकन तीव्रता भी कहते हैं, मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंग्लिश में कहते हैं। चुंबकन तीव्रता होता है एच। एच का मात्रक होता है एम्पियर पर मीटर, और यह माध्यम पर निर्भर नहीं करता है। एक एग्जाम्पल के द्वारा इस बात को थोड़ा और आगे बढ़ाने वाले हैं। एक रिलेशन हमने एच का तो पढ़ा हुआ पहले, जब एसीएल का लास्ट चल रहा था उस टाइम बात की थी हमने कि जो बी होता है, बी इक्वल टू होता है म्यू नॉट एच। एम्पेयर का नियम का जो एसीएल का दूसरा फॉर्म पढ़ा था हमने, द्वितीय फॉर्म, उस टाइम पर रिलेशन बनाया था। बी इक्वल टू म्यू नॉट एच होता है। बी माध्यम अगर लिखना चाहें तो कह सकते हैं म्यू नॉट म्यू आर एच, ऐसा कह दिया जाता है। और अगर किसी धारावाही तार का मैग्नेटिक फील्ड लिखा जाए, लंबा तार है, तो म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई डी हम लिखते हैं ना। तो एच अगर लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, एच इक्वल टू होगा बी अपॉन म्यू नॉट, मतलब म्यू नॉट को से डिवाइड कर दो तो आई अपॉन 2 पाई डी ये बन जाएगा, आई अपॉन 2 पाई डी। दिस इज द एच, एच इक्वल टू आई अपॉन 2 पाई डी। तो एच रिलेशन एच है ये, और ये बी है धारावाही तार के लिए। तो इन दोनों को देख के भी एक बात फिर से पता लग रही है कि इसमें तो म्यू नॉट आ रहा है, इट मीन अगर माध्यम होगा तो माध्यम की पारगम्यता आएगी, मतलब बी जो होता है माध्यम पर निर्भर करता है। इस फॉर्मूले से फिर पता लग रहा है। एच के फॉर्मूले में कोई म्यू नॉट वगैरह नहीं आ रहा, तो माध्यम अगर बदल दें तब भी कोई पारगम्यता नहीं आएगी, मतलब माध्यम हो चाहे ना हो, इन पे डिपेंड कर रहा हो, धारा पर, दूरी वगैरह पर। तो एच माध्यम पर निर्भर नहीं करता है। सपोज एग्जाम्पल के थ्रू समझे हम, माना कि हमारे पास एक धारावाही तार है, तो ये जो बी और एच है ना, दोनों ही फील्ड ही हैं, बस अध्ययन करने का फर्क है। कैसे फर्क है उसी को समझते हैं हम, कि धारावाही तार है ये फील्ड उत्पन्न करता है, ये मैग्नेटिक फील्ड भी उत्पन्न करता है और चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न, चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करता है और चुंबकन क्षेत्र भी उत्पन्न करता है। बी एंड एच दोनों उत्पन्न कर रहा है। सपोज यहां पर हमने बिंदु पी, एक प्रेक्षण बिंदु लिया, उस बिंदु पी पर हमने मैग्नेटिक फील्ड बी का अध्ययन किया, और बी का हम अध्ययन करें, सपोज बी का वैल्यू मिला हमें 10 टेस्ला। दूसरा बिंदु क्यू है, वहां पर हमें एच का हमने अध्ययन किया और एच का वैल्यू मिला 10 एम्पियर पर मीटर। और फिर उसके बाद हम वायर को यहीं क्लासरूम में रख गए और क्लासरूम से बाहर चले जाते हैं सपोज हम। तो किसी स्टूडेंट ने आके में बताया कि सर वो जो वायर आपने वहां पर रखा हुआ था, उस वायर का मैग्नेटिक फील्ड बिंदु पी पर जो बी हम अध्ययन कर रहे थे, चुंबकीय क्षेत्र का अध्ययन कर रहे थे, तो उस बी का मान वहां बढ़ गया है। तो बी का मान बढ़ गया, तो क्या मैं वहां बाहर से ही ऐसा सोच लूं कि किसी ने तार में धारा बढ़ा दी हो? क्या ये पक्का है? दूरी तो चेंज नहीं कर रही है, तो पक्का है। तो क्या धारा बढ़ा दी हो पक्का है क्या? पक्का नहीं है, क्योंकि हो सकता है वहां पर माध्यम बदल दिया हो। अगर ज्यादा म्यू आर वाला माध्यम रख दिया जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड वैसे ही बढ़ जाएगा, भले धारा ना बढ़ा जाए। तो मतलब बी की सूचना किसी ने मुझे बताई कि पी बिंदु पर बी का मान बढ़ गया है, तो मैं कंफर्म नहीं हुआ कि तार में धारा बढ़ी या नहीं बढ़ी है। किसी ने फिर मुझे आके बताया सर बिंदु क्यू पर जो एच का अध्ययन हम लोग कर रहे थे, वहां पर जो एच है उसका मान बढ़ गया है, तो हम कह सकते हैं मुझे पक्का पता लग गया कि तार में धारा का मान बढ़ा दिया गया होगा, तभी ऐसा हुआ है। यानी कि जो एच है, उस एच के द्वारा हमें जो सोर्स है, स्रोत है, जो फील्ड उत्पन्न करने वाला है, उसके सामर्थ्य के बारे में डायरेक्ट सूचना मिलती है कि उसमें धारा का मान कम है या ज्यादा है। उसकी सामर्थ्य की सूचना, स्रोत के सामर्थ्य की सूचना हमें एच से मिलती डायरेक्टली, बी से डायरेक्ट सूचना हमें नहीं मिलती है। यानी कि जो एच होता है वो सोर्स की औकात के बारे में सूचना हमें देता है, उसके सामर्थ्य के बारे में बताता है। कौन? एच, जबकि बी डायरेक्ट हमें नहीं बताता है। तो ऐसा क्यों हो पाता है? क्योंकि वास्तव में ये वापस वही बात की अध्ययन करने का फर्क है कि बी जो अध्ययन करते हैं धारावाही तार का किसी बिंदु पर, वो तार ने जो उत्पन्न करके प्योरली फील्ड वहां पर पहुंचाया होता है, उसके साथ साथ वहां पर जो भी मीडियम है, प्रभाव है, उसका माध्यम का प्रभाव भी शामिल करने के बाद जो अध्ययन करते हैं वो मैग्नेटिक फील्ड बी की फॉर्म में अध्ययन करते हैं। लेकिन एच केवल तार ने प्योर शुद्ध रूप से जो फील्ड वहां पहुंचाया है उसका अध्ययन है, तार का फील्ड का अध्ययन है। वहां पर वहां जो भी माध्यम अगर कुछ उसका अध्ययन करते ही नहीं है तो वो एच की फॉर्म में अध्ययन करते हैं। तो इस प्रकार से निश्चित रूप से फिर तो ऐसा ही होगा, जब उसमें हमें अध्ययन करना ही नहीं होता है तो वो प्योरली मीडियम पर डिपेंड करेगा नहीं, और जो बी होता है वहां पर माध्यम का प्रभाव भी शामिल किया जाता है तो वो बी होता है। तो इस तरह से जैसे मानो कि मैं सोर्स हूं, नॉलेज वाला सोर्स,
अब मैं फील्ड प्रोड्यूस कर रहा हूं, फील्ड का उत्पन्न कर रहा हूं, तो मैं जो फील्ड उत्पन्न करके आप तक पहुंचा रहा हूं, तो आपके माइंड पर जो फील्ड अप्लाई हो रहा है उससे आपके माइंड का जो मीडियम है उसने थिंक करके फिर कुछ फेक फील्ड बना लिया है, तो वो बी है। लेकिन प्योरली फील्ड प्रोड्यूस करके मैं जो आप तक पहुंचा रहा हूं वो एच की फॉर्म में ऐसा कह सकते हैं कि वहां आप तक पहुंचने से पहले तक जो फील्ड है आपके माइंड तक पहुंचा, तो वहां तक फील्ड पहुंच रहा है, प्योर जैसा मैं बोल रहा हूं वैसा वैसा पहुंच रहा है। लेकिन पहुंचने के बाद आप में नॉलेज क्या आई वो प्योर नहीं है, वो एच नहीं है, आप में जो डेवलप हुआ है नॉलेज वो बी की फॉर्म में होगा, ऐसा कह सकते हैं। और बात को समझने के लिए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। और एक और, जैसे सपोज हमने एक लोहे का टुकड़ा ले लिया है, लोह चुंबकीय पदार्थ लोहा का ले लिया, और इसके पास में एक चुंबक लिया है, चुंबक का ये एन ध्रुव है और ये एस ध्रुव है। चुंबक की चुंबकीय बल रेखाएं इस लोहे के टुकड़े पर आरोपित हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड आरोपित हो रहा है, ये इसकी दिशा है। तो हम जानते हैं कि जो लोहा होता है, लोह चुंबकीय पदार्थ होता है, लोहे के अंदर डोमेन होते हैं, हर डोमेन का अपना चुंबकीय गुण होता है। डोमेन क्या होते हैं अभी तो नहीं बताया मैंने, लेकिन थोड़ी देर में धीरे धीरे सीख जाएंगे हम। तो ये लोहे पर जब ये आरोपित किया गया मैग्नेटिक फील्ड, तो लोहे के अंदर डोमेन होते हैं, डोमेन का चुंबकीय गुण होता है, तो चुंबकीय गुण क्या होता है, एम से लिखते हैं। और मैग्नेटिक फील्ड आरोपित किया वो बी है, तो एम है, बी है, साइन थीटा। पूरा अरेंजमेंट तैयार है किसके लिए, टॉर्क लगने के लिए, डोमेन पर टॉर्क लगेगा। और डोमेन पर जब टॉर्क लगेगा, और जब जब भी टॉर्क लगता है, टॉर्क क्या चाहता है, एम पैरेलल टू बी हो जाए, यानी कि जो रैंडमली ओरिएंटेड थे उसमें पहले डोमेन, पहले नेट चुंबकीय गुण 0 था उस लोहे के टुकड़े का, क्योंकि रैंडमली व्यवस्थित थे, आदर्श रूप से व्यवस्थित थे, नेट चुंबकीय गुण 0। लेकिन जैसे ही ऐसे मैग्नेटिक फील्ड आरोपित किया, तो बलागुण लगने की वजह से वो आरोपित क्षेत्र की दिशा में संरेखित होना स्टार्ट हो जाते हैं, जिससे सबका छोटा छोटा जो नन्ना सा मैग्नेटिक मोमेंट एम था, वो सारा जब समान दिशा में हुआ, ऐड हुआ, तो उस पदार्थ में एक मोटा एम के बराबर चुंबकीय गुण उत्पन्न हो जाता है। तो चुंबकीय गुण उत्पन्न हुआ उस पदार्थ के अंदर। तो पदार्थ के अंदर चुंबकीय गुण उत्पन्न हुआ, तो ये कब उत्पन्न हुआ, हमने जब उस पर फील्ड अप्लाई किया तब उत्पन्न हो गया। अब यहां जो मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न हुआ है, मैग्नेटिक मोमेंट आ गया, चुंबकीय गुण आ गया है, इस बात थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। सपोज हमारे पास एक जैसे दिखने वाले, एक शक्ल वाले तीन अलग अलग पदार्थ उनके टुकड़े हैं। अब इन तीनों पर एक समान अगर हम मैग्नेटिक फील्ड आरोपित करते हैं, बाह्य क्षेत्र आरोपित करते हैं, पता लगा एक में चुंबकीय गुण ये आया, दूसरे में थोड़ा ज्यादा आया, और तीसरे में बहुत ज्यादा आया। तो एक कम, एक ज्यादा, बहुत ज्यादा। तो इस प्रकार से अलग अलग ऐसा आ सकता है, पदार्थ को जो भी कुछ नेचर होगा उस पर डिपेंड करेगा। तो एक सिंपल सा रिलेशन आता है कि सबका अगर आयतन समान है, समान आयतन के लिए जिसमें सबसे ज्यादा चुंबकीय गुण प्रेरित होता है, उसमें चुंबकीय तीव्रता का मान सबसे ज्यादा होता है, उसमें चुंबकन तीव्रता का मान सबसे ज्यादा होता है। किसमें, जिसमें समान आयतन के लिए एम का मान सबसे ज्यादा, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन से हम कहते हैं, आई कहते हैं, वो सबसे ज्यादा होती है। तो आई क्या हो गया, एकांक आयतन में उपस्थित चुंबकीय गुण, कोई भी चुंबकित पदार्थ है, कोई चुंबक है, तो उस चुंबक के लिए चुंबकन तीव्रता की बात की जाएगी। एकांक आयतन में उपस्थित चुंबकीय गुण को उसकी चुंबकन तीव्रता कहते हैं। लेकिन हमने बात कहा कि ये अलग अलग होता, तो अलग अलग होने का जो लॉजिक वो क्या होगा कि इन पदार्थों की चुंबकीय प्रवृत्ति होती है, जिसे हम काई एम से व्यक्त करते हैं। और चुंबकीय प्रवृत्ति का जो फॉर्मूला होता है काई एम, दैट इज इक्वल टू होता है आई बाई एच। और इसको याद रखने का तरीका होता है कि एच के ऊपर आई समझो काई आई, ऐसा कह सकते हैं। एच के ऊपर आई समझो काई आई, तो काई इक्वल टू आई बाई एच। आई जहां पर चुंबकन तीव्रता है, एच चुंबकन क्षेत्र है, तो इस तरह से दोनों का अनुपात काई को बताता है। जरा और इस बात को आगे बढ़ाते हैं। आई के बारे में और बात करूं मैं, आई का मात्रक के बारे में सबसे पहले जाने। आई का मात्रक हो सकता है, क्योंकि ये तो हो गया एम्पेयर इंटू मीटर स्क्वायर और ये मीटर क्यूब, तो इससे बन जाएगा एम्पेयर इंटू मीटर, सॉरी इससे बनेगा एम्पेयर पर मीटर, क्योंकि ऊपर तो एम्पेयर इंटू मीटर स्क्वायर हो गया और नीचे आ गया है मीटर क्यूब, तो इससे ये कैंसिल हुआ, तो ये आ गया एम्पियर पर मीटर, ऐसे कर सकते हैं। अच्छा एक बात और, यहां पर इस आई को लिखने का एक तरीका और हो सकता है, चुंबकीय गुण बटा आयतन है ना ये, तो चुंबकीय गुण को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं इस एम को, जैसे माना कि ये चुंबक के रूप में बन गए हैं, तो चुंबक के रूप में बनने के बाद ये हो जाएगा एम इंटू एल अपॉन ए इंटू एल। एम जहां पर ध्रुव सामर्थ्य है और एल चुंबक की लंबाई है, और आयतन को अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल इंटू लंबाई, एल से एल कैंसिल होने के बाद बचेगा ध्रुव सामर्थ्य अपॉन अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। यानी कि प्रत्येकांक क्षेत्रफल उपस्थित ध्रुव सामर्थ्य को भी चुंबकन तीव्रता कहा जाता है, ये कह सकते हैं। एक बात और,
ये जो आई जब आ गया पदार्थ के अंदर, तो आई आने पर पदार्थ के अंदर मैग्नेटिक फील्ड भी तो उत्पन्न हो गया है, क्योंकि एक तो आरोपित क्षेत्र यहां पर है और एक जो हरे कलर का, ये हरा हरा सा जो मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होगा उसे प्रेरित क्षेत्र कहेंगे, बी इंड्यूस, और उसको लिखने का तरीका होगा म्यू नॉट आई। तो आई की पदों में अगर बी लिखना हो तो ऐसे लिखा जाएगा, जैसे एच की पदों में बी लिखते हैं ना, एच की पदों में बी, म्यू नॉट एच, दोनों को म्यू नॉट से गुणा करने के बाद बी बन जाता है। क्यों? एच का मात्रक भी एम्पीयर पर मीटर होता है और आई का मात्रक भी एम्पीयर पर मीटर होता है, इसलिए ऐसा लिखा जा सकता है। तो दोनों बी है, मतलब ये तो आरोपित क्षेत्र था रेड कलर वाला और ये प्रेरित क्षेत्र म्यू नॉट आई से लिखा जाएगा। अच्छा, एक बात और देखें, ये जो काई है इसके बारे में सोचे, मात्रक की बात करें, कोई मात्रक है क्या इसका? एम्पीयर पर मीटर, एम्पीयर पर मीटर मात्रक ही नहीं, तो विमाहीन है। अब यहां पर ये जो काई है ना, ये क्या व्यक्त करता है कि काई अलग अलग टाइप का होता है, मतलब कुछ पदार्थों के लिए नकारात्मक होता है, नेगेटिव होता है, कुछ के लिए पॉजिटिव, कुछ के लिए बहुत ज्यादा पॉजिटिव। उस हिसाब से तीन तरह के पदार्थ होते हैं, प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय, लोह चुंबकीय पदार्थ होते हैं ये। तो जो प्रतिचुंबकीय पदार्थ होते हैं उनके लिए काई नेगेटिव होता है, और जो अनुचुंबकीय होते हैं उनके लिए काई पॉजिटिव होता है, लेकिन अल्प पॉजिटिव होता है, और जो प्रतिचुंबकीय होते हैं उनके लिए नेगेटिव लेकिन बहुत कम नेगेटिव होता है, और लोह चुंबकीय के लिए बहुत ज्यादा पॉजिटिव होता है। तो अगर इनके यहां पर रेंज लिखूं मैं, प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय एवं लोह चुंबकीय पदार्थों की, किसकी रेंज? काई की रेंज। तो काई जो होता है लेस देन 0 और ग्रेटर देन -1, ये तो किसके लिए होता है? प्रतिचुंबकीय पदार्थों के लिए होता है। और अनुचुंबकीय पदार्थों के लिए जो काई एम होता है वो ग्रेटर देन 0 होता है, लेस देन 1 होता है काई एम का वैल्यू। और लोह चुंबकीय पदार्थों के लिए काई एम जो होता है वो वेरी वेरी ग्रेटर देन 1 होता है। तो देखिए ये सारे मान नेगेटिव होंगे प्रतिचुंबकीय वाले, लेकिन बहुत ज्यादा नेगेटिव, ऐसा नहीं कि -50 और -100, ऐसा नहीं हो रहा। तो अल्प ऋणात्मक, पॉजिटिव है, ज्यादा नहीं है, 10 20 50 नहीं है, 100 नहीं है अनुचुंबकीय पदार्थ के लिए। अल्प धनात्मक, एक से काफी ज्यादा धनात्मक है और बहुत ज्यादा धनात्मक, 100 200 500 1000 ऐसे इनकी चुंबकीय प्रवृत्ति होती है। तो अब ये क्या व्यक्त करता है कि जिन पदार्थों की चुंबकीय प्रवृत्ति ऋणात्मक होती है वो पदार्थ आरोपित क्षेत्र की विपरीत दिशा में चुंबकित होते हैं। जिन पदार्थों की चुंबकीय प्रवृत्ति धनात्मक होती है वो आरोपित क्षेत्र की दिशा में ही चुंबकित होते हैं। जैसे यहां अगर देखा जाए, ये एग्जाम्पल देखें हम, इस पर क्षेत्र आरोपित ऐसे किया था और इसी दिशा में पदार्थ चुंबकित हुआ है, तो हम कह सकते हैं कि इस पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति, इस चुंबकित हुआ समान दिशा में, क्षेत्र की दिशा इधर और चुंबकीय आघूर्ण भी आया इधर, तो समान दिशा में चुंबकित होना कहलाएगा, मतलब इस पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति धनात्मक, ऐसा कह सकते हैं। अब यहां पर एक और पैरामीटर होता है ये म्यू आर, पहले भी बात की थी इसकी हमने शुरुआत में, जैसे हमने कहा काई एम के लिए चुंबकीय प्रवृत्ति के लिए कि ये मात्रकहीन और विमाहीन है, ऐसे ही म्यू आर भी मात्रकहीन विमाहीन होता है। क्योंकि म्यू आर के लिए बारे में हम जानते हैं कि म्यू आर इक्वल टू होता है म्यू अपॉन म्यू नॉट होता है। दोनों म्यू हैं, दोनों पारगम्यताएं हैं, पारगम्यता कैंसिल हो गई, मतलब कहते हैं कि मात्रकहीन और विमाहीन होगा। तो ये जो म्यू आर है और काई एम है, दोनों पास पास बैठे, दोनों में बातचीत स्टार्ट होती है। काई एम ने कहा मैं विमाहीन हूं, म्यू आर ने कहा मैं भी विमाहीन हूं। काई एम ने कहा कि मैं मात्रकहीन हूं, उसने कहा मैं भी मात्रकहीन हूं। काई एम ने कहा मेरे आधार पर चुंबकीय पदार्थों का वर्गीकरण होता है, इसने कहा मेरे आधार पर भी चुंबकीय पदार्थों का वर्गीकरण होता है। दोनों में हो गई रिश्तेदारी। कैसे रिश्तेदारी हो गई कि काई एम ने कहा कि मेरे मान में +1 कर देते हैं तो म्यू आर का मान मिल जाता है, यानी कि काई एम +1 अगर किया जाए तो मिलता है म्यू आर, ये मिल जाता है, म्यू आर इक्वल टू काई एम +1, तो ये मिलता है। तो ये कैसे, अगर इसको एक बार काम में लेते हैं फिर कैसे मिलता होगा रिलेशन, उसको बना के देखेंगे हम। तो यहां पर काई एम +1 है ना, मतलब +1 कर दे जाए सब जगह तो रेंज मिल जाएगी हमें किसकी? म्यू आर वाली रेंज भी यहां पर मिल जाएगी इनके लिए। जरा देखते हैं कैसे रेंज बनती है म्यू आर वाली। यहां पर लिख देता हूं मैं म्यू आर, ये हो जाएगा लेस देन 0 की जगह 1 हो जाएगा, इसकी जगह 0 हो जाएगा, 0 से बड़ा और 1 से कम। यहां अगर बनाता हूं मैं रेंज म्यू आर की, तो ये 1 की जगह हो जाएगा 2 और ये 1 की जगह, सॉरी 0 की जगह, सॉरी यहां पर हो जाएगा 0 की जगह 1, 0 प्लस करूंगा ना मैं तो 1 हो गया, 1 + 2 हो गया, और ये हो जाएगा म्यू आर, या तो +1 करें तो 2 होना चाहिए, लेकिन सामान्यतया क्योंकि वेरी वेरी ग्रेटर देन 1 को हो चाहे वेरी ग्रेटर देन 2 को, एक ही बात है, क्योंकि है तो वेरी वेरी ग्रेटर देन ही, तो ऐसे भी लिखा जाता है इन जनरल। तो ये म्यू आर की भी रेंज मिल गई है इन अलग अलग पदार्थों के लिए।
ये रेंज किसी भी एक की आपको याद होना चाहिए, तो काई की रेंज याद हो या म्यू आर की रेंज याद हो, पता, ताकि दूसरा तो अपना बना लेंगे। तो ये यूजफुल रेंज है, इंपॉर्टेंट है। अब यहां पर जो बात करते हैं हम कि जैसे हमने कहा कि जिनके लिए काई धनात्मक है वो ज्यादा चुंबकित होते हैं, मतलब खास बात ये रही कि पदार्थ का काई का जितना वैल्यू ज्यादा होगा ना, उस पर फील्ड आरोपित करके उसको उतना ही आसानी से चुंबकित कर सकते हैं। तो किसी पदार्थ का काई ही इंडिकेट करेगा उसे कितने आसानी से चुंबकित कर सकते हैं। जितना काई ज्यादा होगा, जैसे एक रिलेशन ये आपका बन चुका है, आई इक्वल टू काई एम इंटू एच बन चुका है। तो काई तो उस पदार्थ के लिए फिक्स है, एच आरोपित चुंबकन क्षेत्र जो किसी माध्यम पर निर्भर करेगा नहीं, तो एच आरोपित करने पर कितना आई आएगा उसमें, इस काई पर डिपेंड करेगा। काई कम तो आई कम आएगा, काई ज्यादा तो आई ज्यादा आएगा। तो आई मतलब उसमें कितना चुंबकन आ गया है, कितनी चुंबकन तीव्रता उसमें हो गई है, वो इस काई पर डिपेंड करेगा। खैर हम इस रिलेशन की बात भी करने वाले थे कि म्यू आर इक्वल टू काई एम प्लस वन कैसे बनता है। तो उसके लिए छोटा सा एग्जाम्पल मैं यहां पर ले लेता हूं कि जैसे ये जो हमने बात की थी अभी इस डायग्राम की, उसके थ्रू इस चीज को समझते हैं हम। यहां पर इस पदार्थ पर दो तरह के क्षेत्र इसमें हो गए, एक तो आरोपित क्षेत्र है और एक इसमें प्रेरित क्षेत्र जो हरे कलर का दिख रहा है वो म्यू नॉट आई है, और आरोपित क्षेत्र यहां पर है वो है म्यू नॉट एच बी जो है। तो पदार्थ में टोटल मैग्नेटिक फील्ड बी मीडियम लिखना चाहूं ना मैं, तो वो होगा म्यू नॉट एच प्लस म्यू नॉट आई के बराबर। म्यू नॉट एच प्लस म्यू नॉट आई के बराबर होगा टोटल मैग्नेटिक फील्ड। यहां पर टोटल मैग्नेटिक फील्ड है ना, ये म्यू नॉट जो आई आया है पदार्थ की खुद की प्रवृत्ति की वजह से आया है। अगर यहां पदार्थ ऐसा हो जो कि चुंबकीय पदार्थ हो ही नहीं, अचुंबकीय पदार्थ हो, तो ये कुछ भी प्रेरित नहीं होगा, कुछ भी हरा कलर नहीं आएगा, ये कुछ भी म्यू नॉट आई नहीं आया, केवल लाल वाले रहेगा यहां पर। तो ये जो म्यू नॉट आई आया पदार्थ की खुद की प्रवृत्ति की वजह से आया है, और बाह्य क्षेत्र है म्यू नॉट एच। तो टोटल फील्ड दोनों के मिलाकर के होगा, और पहले से हम जानते हैं टोटल फील्ड को ऐसे भी लिख सकते हैं, म्यू नॉट म्यू आर एच इज इक्वल टू म्यू नॉट एच, मैंने इसमें कॉमन ले लिया 1 प्लस आई बाई एच। ये कॉमन लेने के बाद म्यू नॉट से म्यू नॉट, एच से एल कैंसिल हो गया, तो म्यू आर इज इक्वल टू 1 प्लस एच के ऊपर आई, समझो काई आई, तो ये आ गया काई एम। तो ये रिश्तेदारी पक्की ऐसे होगी, ये रिलेशन बन गया इनके बीच में, म्यू आर इक्वल टू 1 प्लस काई एम, इस तरह से रिलेशन बनाया। म्यू आर की अगर बात करते हैं तो म्यू आर के बारे में तो हम जानते ही, पहले बात करें जिन पदार्थों की पारगम्यता जितनी ज्यादा होती है उनमें उतनी ज्यादा आसानी से चुंबकीय बल रेखाएं प्रवेश कर सकती हैं। तो अब ये खास डेफिनेशन, मेनली मुख्य रूप से तीन जो डेफिनेशन है एच आई और काई, इनका ही इंपॉर्टेंस है और इनमें डिफरेंस पता होना चाहिए हमें, तो वो हमने यहाँ बता दिया है। एक बार फ्री शॉर्ट में अगर रिपीट कर दूं मैं, क्योंकि इन्हीं की डेफिनेशन आगे लिखी हुई है, तो बस केवल औपचारिकता, बाकी समझने वाला काम सारा यहीं पर हो रहा है। कि पहले तो हमने किसकी बात की, हमने आई की बात की, चुंबकन तीव्रता की बात की हमने, पदार्थ के एकांक आयतन में उपस्थित चुंबकीय आघूर्ण को चुंबकन तीव्रता कहते हैं। फिर बात की हमने चुंबकीय प्रवृत्ति की, मैथमेटिकली आई अपॉन एच होता है, और मात्रहीन एवं विमाहीन है, भिन्न भिन्न पदार्थों के लिए भिन्न भिन्न चुंबकीय प्रवृत्ति होती है। जैसे चुंबकीय प्रवृत्ति उस हिसाब से उसमें चुंबकन आता है, कि ज्यादा अगर पॉजिटिव है तो समान दिशा में आएगा और ज्यादा वैल्यू का आएगा, नेगेटिव है तो विपरीत दिशा में आएगा, और बाकी एक रिलेशन ये होता। तो देखते हैं इन्हीं सी बातों को कुछ डेफिनेशन की फॉर्म में भी लिख के हमने बता रखा है यहाँ पर। सबसे पहली बात महत्वपूर्ण प्रवेश संबंध, चुंबकन क्षेत्र यानी कि मैग्नेटिक नहीं मैग्नेटाइजिंग फील्ड होता है। तो चुंबकन क्षेत्र है ऐसा क्षेत्र जिसमें किसी पदार्थ को चुंबकन के लिए रखा जाता है, चुंबकन क्षेत्र कहलाता है। जैसे फॉर्मूला वाइज बात करें तो H इक्वल टू बी अपॉन म्यू नॉट होता है, तो चुंबकीय क्षेत्र अपॉन निर्वात की चुंबकीय पारगम्यता, तो फॉर्मूला वाइज बात हो जाएगी। इसे हमने लिखा भी था पहले कि अगर B जानते हैं, H याद करना किसी का, जैसे एक सोलोनाइड होता है उसका B क्या होता है, B होता है म्यू नॉट एन आई, उसका H पता करना हो तो म्यू नॉट से डिवाइड कर दो, H इक्वल एन आई बन जाएगा सोलोनाइड के लिए। एम्पीयर पर मीटर इसकी इकाई होती है, H की बात कर चुके हैं हम। चुंबकन तीव्रता इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन कह सकते हैं हम। एक चुंबकीय पदार्थ को चुंबकन क्षेत्र में खाता तो उस पदार्थ के एकांक आयतन में प्रेरित चुंबकीय आघूर्ण चुंबकन तीव्रता आई कहलाता है, आई इक्वल टू एम बाई वी होता है, एम्पीयर पर मीटर इसका मात्रक होता है। चुंबकीय प्रवृत्ति की बात हम कर चुके हैं, आई बाई एच होता है, अदिश राशि है, विमा एम मात्रक नहीं इनके होते हैं। कितने आसानी से पदार्थ चुंबकित कर सकते हैं उसकी सूचना देता है कौन, काई। जिसका ज्यादा काई होता है उसको आसानी से हम चुंबक बना सकते हैं। चुंबकीय पारगम्यता की बात कर चुके हैं, फॉर्मूला वाइज कहें तो मी इक्वल टू बी एम अपॉन बी माध्यम वाला है और एच चुंबकन क्षेत्र है।
मात्रक की बात करें, म्यू का मात्रक बी का रखो, एच का रखो, सोल्व करो, वेबर अपॉन एम्पीयर मीटर। अपेक्षित पारगम्यता म्यू आर होता है, म्यू अपॉन म्यू नॉट। छोटे छोटे कोई क्वेश्चन को बनाना चाहे इसका मान दे दिए, आप जानते हैं म्यू आर का मान ज्ञात कर लो, मात्रक ही विमाइन होता है ये भी। चुंबकीय प्रवृत्ति पारगम्यता में संबंध हम बता चुके हैं भी कि दोनों टोटल फील्ड पदार्थ में होता है, बी एम इक्वल टू बी नॉट प्लस बी आई के बराबर होता है। जहां बी आई प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र होता है तो दोनों का मान रखा, इसमें प्लस कर दो, सॉल्व कर लो अलग अलग स्टेप में, जैसे इसमें बता ऐसे कर लो या मैंने बताया पहले वैसे कर लो। तो ये रिलेशन होता है म्यू आर इक्वल टू काई एम प्लस 1 वाला रिलेशन। तो ये कुछ खास खास परिभाषाएं हमने समझी है। अब इनके आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण किया जाता है, मतलब जो अलग अलग से एक टेबल रूप फॉर्म में स्टडी में करना होता है। फेराडे ने ये डिस्कशन किया है कि डाया के लिए कैसे कैसे प्रॉपर्टी होती है, फेरो के लिए और मतलब प्रतिचुंबकीय के लिए अनुचुंबकीय, वो हमें अध्ययन करना होगा।